राम राम एंड नमस्ते टू एवरीवन। वेलकम टू सनलाइट विजडम। आज हम फिर से टाइमिंग ऑफ मैरिज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हम एक मेथड और एडिशनल यूज करने वाले हैं जिसको हम बीसीपी मेथड बोलते हैं, जो कि भृगु चक्र पद्धति है। ठीक है, तो वो भी मेथड हम एडिशनली यूज करेंगे, और जो लास्ट वीडियो में जो मेथड यूज किए थे वो भी मेथड एडिशनली यूज करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने सारे जो मेथड थे, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है उनके चार्ट हमने कवर किए थे, है ना। उसमें हमने टाइमिंग ऑफ मैरिज प्रेडिक्ट किया था डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। ठीक है, उसमें टाइमिंग ऑफ मैरिज तो प्रेडिक्ट किया ही था, उसमें हमने प्रॉमिस ऑफ मैरिज भी देखा था। ठीक है, डिले या डिनायल या अर्ली मैरिज का भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में, है ना। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप जाके देखिए, उसमें ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। इस वीडियो में हम फिर से एक एडिशनल रूल लगा के देखने वाले हैं, जो है भृगु चक्र पद्धति। ठीक है, अगर लास्ट वीडियो में जिनके चार्ट कवर किए वो भी ये वीडियो बहुत ध्यान से देख सकते हैं। वो फिर अपने चार्ट में भी वो रूल फिर से अप्लाई करके देखिए। ठीक है, फिर आपके जो भी है, जो आपके फैमिली मेम्बर्स है या फ्रेंड सर्कल में है, या जिनकी शादी हो चुकी है, तो उनके चार्ट में भी लगा के देखिए वो रूल। ठीक है, तो हम आज आज जो नए सब्सक्राइबर में जिन्होंने कमेंट किया है उनके चार्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चार्ट है पंखुरी आसवानी जी का, है ना। उनका क्वेश्चन क्या है? उनका क्वेश्चन है कि उनको हायर स्टडीज के लिए वैसे बाहर जाना है, इसके लिए उनको अ, शादी जल्दी करने का वैसे कोई ये डिजायर है नहीं, है ना। तो उनको ये चाहिए कि शादी तो वैसे जस्ट क्यूरियोसिटी है कि कब हो सकती है, और उसमें भी उन्होंने सफ़र किया था थोड़ा बहुत। थोड़ा एक्सपीरियंस उनका उनका खराब रहा होगा, तो उन्होंने सफ़र किया। तो उनका क्वेश्चन है, जस्ट क्यूरियस है कि शादी कब हो सकती है, पॉसिबिलिटी कब है, और करियर के पर्सपेक्टिव से वो पूछ रहे हैं कि अब्रॉड में हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो आइए हम उनका चार्ट डिस्कस कर लेते हैं, मैरिज भी देख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो हम वो रूल समझ लेते हैं बीसीपी का। ठीक है, तो बीसीपी का रूल कैसे देखना है देखिए। बीसीपी के रूल में, भृगु चक्र पद्धति के रूल में, सबसे उसमें हम हाउस का प्रोग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे बीएनएन में जुपिटर का प्रोग्रेशन यूज करते हैं, वैसे इसमें हाउस का प्रोग्रेशन यूज किया जाता है। ठीक है, तो वैसे दोनों तो भृगु नाड़ी का ही कंसेप्ट है ना। तो इसमें हाउस का प्रोग्रेशन कैसे देता है? जैसे फर्स्ट हाउस यानी आपका फर्स्ट ईयर, यानी आपकी जब एज फर्स्ट ईयर थी, यानी जब 1 साल के थे तब आपका फर्स्ट ईयर एक्टिव था। वैसे ही सेकेंड सेकेंड ईयर में सेकेंड हाउस, थर्ड ईयर में थर्ड हाउस, फोर्थ में फोर्थ, फिफ्थ में फिफ्थ, सिक्स में सिक्स, सेवेंथ में सेवेंथ ईयर, एट्थ में एट्थ ईयर, नाइन्थ में नाइन्थ एज 9 साल के थे आप, टेंथ में 10 साल के, इलेवेंथ में इलेवेंथ ईयर के, फिर ट्वेल्थ हाउस में आपकी एज थी 12 ईयर। ठीक है, तो ऐसे ही सिक्वेंशियली आपको काउंट करना है। नहीं तो सिंपल मेथड क्या है, यहाँ पे 12 है तो 12 के मल्टीप्लिकेशन यूज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 12 2 ज़ा 24, तो ये 24 की एज हो गई। 12 3 ज़ा 36, यहाँ पे 36 हो गई। तो ऐसे आपको सिक्वेंशियली काउंट करना है। अगर वैसे नहीं काउंट करना है तो फिर से आप सिक्वेंशियली काउंट कर सकते हो, जैसे 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहाँ से ऐसे सिक्वेंशियली काउंट करना है। ये आपके एजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपके जो साल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है तो ये सबके लिए कॉमन थोड़ी ना होगा। तो आपको देखना क्या है, पर्टिकुलरली सबके लिए यूनिवर्सल क्या हो सकता है, हर साल किस एज में सेवेंथ हाउस इन्फ्लुएंस हो सकता है वो देखना है। तो यूजुअली 19 साल की एज में, उस साल में तो मैरिज होना वैसे बहुत ही रेयर है ना। उसमें तो होगी नहीं मैरिज। उसका रीजन क्या है, 12 से अगर काउंट करोगे, 13, 14 15 16 17 18 19, तो 19 की एज में तो ऐसे शादी होगी नहीं। तो उसके आगे अगर काउंट करोगे, 20 21 22 23 24 25 25 की एज में, इसलिए क्योंकि फर्स्ट हाउस भी हम कंसिडर कर लेते हैं मैरिज के लिए। क्योंकि फर्स्ट हाउस यानी आप खुद हो, सेवेंथ हाउस आपका पार्टनर, तो दोनों की यूनियन से ही तो मैरिज होगी ना, अकेला इंसान तो शादी कर गया नहीं। तो इसीलिए फर्स्ट हाउस भी थे यार। 25 एज एज एक कॉमन है सबके लिए। ठीक है, 25 की एज में पॉसिबल है मैरिज होना। तो एक 25, और ये भी रनिंग ईयर कंसिडर करना है। जब आप कंप्लीट हो जाओगे 24, तो 25 रनिंग जब रहेगा तब,
तो इन जनरल आपका कंप्लीट हो गया लेट से 24, तब ये हाउस आप कंसिडर कर सकते हो। तो हम जो भी हाउसेस एजेस बोलेंगे इस वीडियो में, तो वो रनिंग ईयर रहेंगे, ठीक है, इतना याद रखिए। तो जो भी मैं बोलूंगा, जैसे 25 बोलूंगा, तो वो रनिंग ईयर कंसिडर करना है आपको, ठीक है। तो ये 25 की एज में एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसके बाद कब बन सकती है? 26, 27, 28, 29, 30, 31। जब 31 रनिंग रहेगा तब भी बन सकती है। तो ऐसे आगे जाके जब जब ये फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस इन्फ्लुएंस होगे, तो सबके लिए कॉमन एज है मैरिज के लिए, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके कुंडली में और क्या देखना है आपको, ये तो एक यूनिवर्सल बताया मैंने, ये तो सबके लिए कॉमन है। बाकी चीज क्या हो सकती है देखने के लिए, आपको क्या देखना है, सेवेंथ हाउस में कौन सी साइन है और उसका लॉर्ड कौन है। तो यानी सेवेंथ लॉर्ड भी देखना है, किस हाउस में बैठा है वो हाउस जब एक्टिव हो, या फिर उसके अपोजिट वाला यानी समसप्तक में जो। और उसके सेकेंडली जब फीमेल के केस में हो तो मार्स, जिस एज में, जिस रनिंग एज में आपका मार्स जब एक्टिव हो फीमेल के केस में, तब जो मैरिज का सिग्निफिकेटर है। जब वो विनस, जब वो एक्टिव हो रनिंग, जिस रनिंग एज में, तब वो। या फिर पदा ऑफ A7, ठीक है, सेवेंथ हाउस का पदा जब एक्टिव हो। या फिर 12th हाउस का पदा है जिसको हम उपपदा लगना बोलते हैं। तो उपपदा लगना सेवेंथ हाउस का पदा जिसको हम A7 बोलते हैं। ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इस वीडियो में आप, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगर पता है ऑलरेडी, आप वो रूल समझ के लगा सकते हो, नहीं तो मैं कवर करूंगा बाद में, नहीं तो वीडियो क्या है ना, बहुत ज्यादा समझाने में ही चली जाएगी बहुत सारे कंसेप्ट। तो देखिए इसमें सिंपली देखना है A7 कहाँ लिखा है और यूएल कहाँ लिखा है, ठीक है। यूएल यानी उपपदा और A7 यानी सेवेंथ हाउस का पदा। तब जिस एज में ये भी एक्टिव हो तब भी शादी दे सकता है। तो फीमेल के केस में आप जुपिटर भी कंसिडर कर सकते हो, जो पराशरी के अकॉर्डिंग हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है, और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग मार्स है। तो हम नाड़ी का रूल अप्लाई कर रहे हो तो मार्स ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये हो गया। क्या देखना है आपको? सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड, फीमेल के केस में मार्स, मेल और फीमेल दोनों के केस में विनस, क्योंकि विनस मैरिज का सिग्निफिकेटर है। सेवेंथ लॉर्ड तो जैसे बता दिया। फिर उपपदा लगना, फिर पदा ऑफ सेवेंथ हाउस A7। ये जब भी एक्टिव हो जिस रनिंग एज में, तब तब शादी दे सकता है। ये एक एक रूल हो गया, ठीक है। तो इनके चार्ट में हम वो रूल लगा के देखते हैं। पहले क्या कंसिडर कर, पहले देखना है इनकी एज कितनी है। अभी ये इनकी एज है 26 ईयर। तो 26 ईयर किस हाउस में आएगा? जैसे यहाँ पे 24 ईयर आ गया, फिर 25th, फिर 26, 24, 25, 26, अब ये सेकेंड हाउस में है। तो इनका रनिंग एज क्या है? 27। तो 27 रनिंग है, तो 27 की एज में इनका थर्ड हाउस अभी इन्फ्लुएंस है। तो देखना है थर्ड लॉर्ड कौन है? सन। तो सन कहाँ बैठा है? 10th हाउस में सेवेंथ लॉर्ड के साथ। तो देखिए बीसीपी से कंफर्म क्या हो रहा है कि यहाँ से भी मैरिज का एक्टिवेशन दिख रहा है। जैसे जब से इनको 27 रनिंग चल रहा है, तब से इनका 27 ही नहीं, 26 भी, जब ये 25th के भी थे ना, इनका डिस्पोजिटर देखिए मून है, तो मून सेवेंथ हाउस में है। तो 25th के भी थे तो तब भी एक रिलेशनशिप या मैरिज दे सकता था इनको, ठीक है। ये योग भी जब 25th के जब ये हो गए होंगे, इवन 24 या 23rd ये हम पहले इस वीडियो में सिर्फ मैरिज देख रहे हैं कब होगी, ठीक है, रिलेशनशिप नहीं देख रहे। तो हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ठीक है। जब ये 23rd के थे तब इनका रनिंग एज में वीनस एक्टिव था, तो वीनस भी रिलेशनशिप को सिग्निफाई करता है, तो 23rd की एज में भी रिलेशन दिया होगा। 22 की एज में भी पॉसिबिलिटी थी। फिर 23rd, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड था तब, करियर से भी रिलेटेड इवेंट हो सकते हैं, क्योंकि एक ही हाउस 10th हाउस करियर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 22, 23rd, 24th, 25th, ये ईयर में ना पॉसिबिलिटी हो सकती है रिलेशनशिप वगैरह दे सकता था इनको, ये एजेस भी, ठीक है। इनमें से कोई भी एज में रिलेशनशिप में आ सकते थे। अगर है तो ऑलरेडी कंफर्म कर सकते हो आप, कमेंट में बता सकते हो। उसके बाद देखिए 25th के बाद 26, जब 25th हो गए थे, जब 26 रनिंग था, तो इसका डिस्पोजिटर सेवेंथ हाउस में था। तो ये भी क्या है, रिलेशनशिप मैरिज को दिखा सकता था, लेकिन इनकी वो बात की बात है, हमने योग लगाया नहीं, डिले है या अर्ली है, लेकिन एक जनरलाइज बता रहा हूँ मैं, है ना। उसके बाद अभी ये है 27 रनिंग में। तो 20 का डिस्पोजिटर भी सेवेंथ लॉर्ड के साथ कंजंक्ट है और 10th हाउस में है, तो करियर से रिलेटेड इवेंट, मैरिज से रिलेटेड इवेंट, है ना, ये पॉसिबिलिटी दे सकता है। पाइसिस साइन है, पाइसिस साइन अब्रॉड को रिप्रेजेंट करता है, तो 10th हाउस करियर का है। तो करियर अब्रॉड में जाने की सोच सकते हैं, जैसे इनका क्वेश्चन था, तो हाँ, यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो एक इवेंट दिख रहा है यहाँ पे,
लेकिन यहाँ पे पहले देखना क्या है कि अर्ली मैरिज है या डिले है। ठीक है, अभी इसके केस में हमने एक ही रूल लगाया सिर्फ बीसीपी का। उसके आगे देखिए, जब 27 हो जाएंगे 26 के बाद, तब 28 का रनिंग रहेगा, तब डायरेक्ट इनका सेवेंथ लॉर्ड देख इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो कि सेवेंथ लॉर्ड जुपिटर है। जब जुपिटर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है और वहां पे A7 पदा भी है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। उसके बाद फिर 28 जब रनिंग रहेगा, सॉरी 26, 27, 28, 29, 29 जब रनिंग रहेगा, तब मार्स जो हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है वो भी एक्टिव है रेट्रोग्रेशन की वजह से। हाँ सॉरी, रेट्रोग्रेड तो है ही, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस जाता है, यानी 28 जब रनिंग रहेगा तब भी, और जब 29 रनिंग रहेगा तब भी। तो इन तीनों में से ना एक एज बहुत प्रोमिनेंट कौन सी है, जब ए सेवन और मार्स रेट्रोग्रेड इधर भी इन्फ्लुएंस देगा, तो 26, 27, 27 जब 28, 28 जब रनिंग रहेगा, यानी 27 जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, 28 की एज में इनकी शादी हो सकती है। ये बीसीपी का रूल बता रहा है, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड भी एक्टिव हो रहा है, ऊपर से यहाँ पे A7 पदा भी है, और सेकेंडली मार्स रेट्रोग्रेड से यहाँ पे इन्फ्लुएंस भी दे रहा है, जो कि हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है। तो यहाँ से एक हो गया, फिर यहाँ पे मार्स आएगा तो यहाँ पे फोर्थ एस्पेक्ट इधर भी देगा, रेट्रोग्रेशन होने की वजह से अपने पिछले हाउस का भी रिजल्ट देगा ना ये। तो यहाँ से अगर 4 घर काउंट करते हो, क्योंकि मार्स का फोर्थ एस्पेक्ट भी है, तो 1, 2, 3, 4, तो ये फोर्थ हाउस में भी एस्पेक्ट देगा। तो फोर्थ हाउस में एस्पेक्ट है, तो यहाँ से भी कंफर्मेशन मिल रहा है। ये तो यहाँ से फिर से क्लियरली दिख रहा है ना यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर देखना है सेकेंड रूल क्या है, आप ट्रांजिट का रूल देख सकते हो। ट्रांजिट का रूल पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि डिले है या अर्ली है। जैसे सेवेंथ लॉर्ड जुपिटर, जुपिटर 10th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पे कोई मेजर एफ्लिक्शन है नहीं वैसे। ठीक है, सेवेंथ हाउस पे किसी प्लेनेट का सैटर्न का एस्पेक्ट है क्या, नहीं है, लेकिन हाँ ट्राइन में तो है, लेकिन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं एकदम। ठीक है, ट्राइन में है तो हम कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं उसको। सैटर्न और मून का कंजंक्शन कंसिडर किया जा सकता है, जिसकी वजह से ना कभी कभी डिले हो सकता है, लेकिन एकदम प्रोमिनेंट नहीं है जिससे हम बोल सकते हैं कि एकदम डिले ही हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इधर भी और एफ्लिक्शन, एक ही एफ्लिक्शन है, जैसे मार्स रेट्रोग्रेड है तो फोर्थ एस्पेक्ट है यहाँ पे मार्स का, जो कि कॉन्फ्लिक्ट दे सकता है। मार्स कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ी बहुत चीजें ना खराब इसलिए हो सकती है क्योंकि मून इन जनरल, हाँ तो ये एक ही एफ्लिक्शन बोल सकते, जैसे मून जब सेवेंथ हाउस में आता है ना, तब क्या करता है, थोड़ा सेंसिटिव बना देता है, मूडी बना देता है इंसान को, इमोशनल सेंसिटिव बना देता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करने लगता है। अगर थोड़ा सा भी इमोशनल बॉन्ड फील नहीं हुआ तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट फेस कर सकता है इंसान, या ये खुद थोड़ा बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप को लेके या पार्टनर को लेके कुछ ना कुछ सडन तरीके से मूड फ्लक्चुएट हो जाना है ना, थोड़ा मूड में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन देने का कैपेबिलिटी रखता है यहाँ पे मून। ऊपर से मार्स का रेट्रोग्रेशन होने की वजह से फोर्थ एस्पेक्ट भी है, तो सडन एंगर इशू, सडन फ्रस्ट्रेशन, सडन कॉन्फ्लिक्ट फेस कर सकते हैं रिलेशनशिप में। इन जनरल जेमिनी असेंडेंट वालों के केस में मैंने देखा है, सैजिटेरियस साइन नाइन्थ सेवेंथ हाउस में जब भी आता है, तो सैजिटेरियस साइन का सिंबल है बो एंड एरो का। एक एक इंसान बो एंड एरो लेके खड़ा है और एम कर रहा है वहां पे। तो अगर यहाँ पे कोई, अगर बो एंड एरो लेके इंसान खड़ा करते तो एम किसको कर रहा है, फर्स्ट हाउस में। तो कभी कभी ना ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, जैसे बोलने की वजह से कभी कभी चीजें, वर्बल अब्यूज कभी ना कभी फेस कर सकता है इंसान, कुछ ना किसी तरीके का। जैसे सेवेंथ लॉर्ड सन के साथ बैठा है, तो सन ईगो क्लैशेस दे सकता है, थोड़ा ईगोइस्टिक नेचर होने की वजह से चीजें खराब हो सकती है। एक्सट्रीम ईगोइस्टिक हो सकता है कभी कभी एट टाइम्स पार्टनर, तो थोड़े कार्मिक नेचर का हो सकता है एट टाइम्स पार्टनर, इन द सेंस आपने रिलेशनशिप में फेस की होगी ये चीजें अगर हुआ है तो। ठीक है, और मार्स का होने की वजह से मार्स कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इन जनरल आप 2024 में देखोगे कि आपका सिक्स हाउस प्रोमिनेंटली एक्टिव था, और सिक्स हाउस 7 से 12th आता है, तो किसी भी हाउस से उसका 12th हाउस उसका लॉस है। ये सिक्स हाउस लॉस ऑफ रिलेशनशिप को दिखाता है। ठीक है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, लड़ाई झगड़े को दिखाता है ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को दिखाता है। तो ये ना इसकी वजह से कभी कभी हो सकता है, आपने 2024 में 2 जून से एक्टिव था, जून से लेके इस साल के 2025 के जून तक एक्टिव था ये। तो ये एक साल के अंदर अंदर अपने जॉब में भी होंगे, तो जॉब में भी कॉन्फ्लिक्ट या थोड़ी बहुत चीजें उतार चढ़ाव देखा होगा, या फिर इन जनरल रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फेस किया होगा। तो स्कॉर्पियो साइन है, स्कॉर्पियो साइन इन जनरल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है।
है ना, अप्स एंड डाउन्स को दिखाता है, सडन इवेंट्स को दिखाता है। तो इसकी वजह से चीजें, और ऊपर से उसका डिस्पोजिटर मार्स फिफ्थ हाउस भी लव रिलेशनशिप को दिखाता है, और लिब्रा ही साइन है वहां पे, और मार्स कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो और हस्बैंड का कारक भी है ना। और वो सैटर्न, वो मैलेफिक प्लेनेट देख रहा है यहाँ पे, एक एफ्लिक्शन मिल गया वैसे। डिले मैरिज का एक कॉम्बिनेशन क्या मिल गया कि सैटर्न का एस्पेक्ट है मार्स के ऊपर। तो ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है डिले मैरिज का, लेकिन एक ही कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन चाहिए, और सैटर्न फॉलो भी कर रहा है वैसे वीनस को। लेकिन एक्सट्रीम डायरेक्ट कोई कॉम्बिनेशन नहीं, एक कॉम्बिनेशन मिल गया, लेकिन ऊपर से रेट्रो है ना मार्स, तो मार्स रेट्रो के एट्थ एस्पेक्ट सैटर्न को देगा। लेकिन हम श्योर शॉट नहीं बोल सकते। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। आगे देखते हैं D9 में, देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन है। D9 में सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड की क्या कंडीशन है। सेवेंथ लॉर्ड मर्क्यूरी के ऊपर जुपिटर है, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। सिर्फ मर्क्यूरी फोर्थ हाउस में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये अपने ही राशि में है, तो इसलिए यहाँ पे चीजें इतनी खराब नहीं होगी। ठीक है, अब सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ हाउस के ऊपर और किसी प्लेनेट का एस्पेक्ट है क्या? सैटर्न का एस्पेक्ट है, देखिए। तो यहाँ से एक कंफर्मेशन मिल गया। तो इन जनरल करियर, सैटर्न करियर को सिग्निफाई करता है। तो इनका थॉट प्रोसेस भी देखिए, मैरिज से पहले इनका ना, इनको करियर सेट करना है, अपने स्टडीज के ऊपर ध्यान देना है ना। इन जनरल देखोगे, असेंडेंट लॉर्ड जिस भी हाउस में जाता है वो हमारा फोकल पॉइंट यानी फोकस बन जाता है लाइफ में। हमारा मेजर एनर्जी हम उसी हाउस में एग्जर्ट करते हैं। जैसे इनका ना एसेंडेंट लॉर्ड ही नाइन्थ हाउस में बैठा है, जो हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और मर्क्यूरी खुद सिग्निफाई करता है, सिग्निफिकेटर है लर्निंग का। ठीक है, लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। और एक्वेरियस साइन इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो साइंटिफिक माइंडसेट हो सकता है इंसान का, रिसर्च ओरिएंटेड हो सकता है। इन जनरल मर्क्यूरी नाइन्थ हाउस में, ऊपर से राहु भी अभी ट्रांजिट कर रहा है, तो राहु क्या करता है? राहु एम्पलीफाई करता है। नाइन्थ हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है, मर्क्यूरी एजुकेशन है ना। तो ये एक राहु डिजायर भी है, तो इनकी डिजायर क्या है? अभी हायर स्टडीज के लिए जाना। नाइन्थ हाउस हायर स्टडीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो इसका डिस्पोजिटर सैटर्न देखिए, इलेवेंथ हाउस में डेबिलिटेटेड बैठा है, तो कभी कभी थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल फेस कर सकते हैं वैसे ये, लेकिन एकदम नहीं। इलेवेंथ हाउस में कोई भी डेबिलिटेटेड प्लेनेट भी हो तो भी अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये खराब, इतना भी खराब कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन इनके केस में मैरिज का प्रॉमिस भी है, ऐसा नहीं है। हमने तो वो डिस्कस नहीं किया वैसे, मैरिज का प्रॉमिस इसलिए क्योंकि मार्स रेट्रोग्रेड होकर जुपिटर से सेवेंथ में आता है, तो जुपिटर से सेवेंथ में इन्फ्लुएंस देगा, तो मैरिज का प्रॉमिस तो है। और दूसरी चीज देखिए, हायर स्टडीज का तो इनका इंटेंशन वैसे भी क्लियर हो रहा है, देख पा रहा हूँ, तो वो तो दिख ही रहा है। लेकिन D9 में भी थर्ड हाउस में एस्पेक्ट है सैटर्न का, तो दो कॉम्बिनेशन मिल गए डीले मैरिज के। हाँ, तो डीले कैसा होगा? फीमेल के केस में आपको 28 या 28 अबव वो डीले कंसिडर किया जाएगा। मेल के केस में 30 या 30 अबव डीले कंसिडर किया जाएगा। अब अगर आगे देखोगे तो ये 26 के है। ठीक है, 27 और 28 जो मैंने बताया अभी, 27 जब रनिंग रहेगा या 28 जब रनिंग रहेगा, तब शादी दे सकता है। इन जनरल 27, 28, 29 ये प्रोमिनेंट एजेस है मैरिज के लिए। ठीक है, उसके आगे नहीं, उसके आगे भी दे सकता है क्योंकि वीनस एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे सिक्स हाउस में अच्छा नहीं रहेगा शादी करना, भले ही वीनस एक्टिव है। लेकिन ये 27, 28, 29 ये प्रोमिनेंट एजेस है शादी के लिए। अब इसमें ट्रांजिट में भी लगा के दे सकते हैं। जैसे 2025 जून से इनका सेवेंथ हाउस प्रोमिनेंटली एक्टिव है। कब से? जून से। 2025 जून से सेवेंथ हाउस इन्फ्लुएंस में। क्यों, कैसे है? क्योंकि सैटर्न पाइसिस में आ रहा था, आ गया मार्च 2025 के बाद। फिर जुपिटर भी इनके फर्स्ट हाउस में आ गया, तो दोनों ने मिलके, सैटर्न ने 10th एस्पेक्ट से इनके सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट किया, और जुपिटर ने अपने सेवेंथ एस्पेक्ट से सेवेंथ हाउस को एक्टिव किया। तो इनका सैजिटेरियस जो सेवेंथ हाउस में वो एक्टिव था, और इन जनरल वो प्लैनेट मून जो सेकंड लॉर्ड भी है, तो हम सेकंड हाउस भी और सेकंड लॉर्ड भी मैरिज के लिए देखते हैं, क्योंकि वो फैमिली एडिशन को दिखाता है ना। तो इनके केस में तो 2025 जून से प्रोमिनेंटली योग एक्टिव है मैरिज के, और ये देख भी रहे होंगे वो तब से ना, मैरिज के प्रपोजल, रिलेशनशिप, ऐसे थोड़ी बहुत चीजें इनके साथ में हो रही होगी। और इन अब जब अक्टूबर में जब जुपिटर अतिचारी था, तो जुपिटर कैंसर में आ गया था। सैटर्न तो यहीं पे था, तो जुपिटर कैंसर पे आया था। तो यहाँ से नाइन्थ एस्पेक्ट जुपिटर का इधर आ रहा है। 18 अक्टूबर के बाद आया था, थोड़े टाइम के लिए, 1.5 महीने के लिए जुपिटर अतिचारी हुआ था तब। अब जब जुपिटर और सैटर्न, सैटर्न तो इधर ही बैठा है, जुपिटर भी इधर ही बैठा है, तो ये करियर, 10th हाउस करियर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे प्लेनेट भी बैठे हैं ना, तो जुपिटर और सन को भी एक्टिव करेगा। तो जुपिटर सेवेंथ लॉर्ड है, सेवेंथ लॉर्ड है ना यहाँ पे।
तो ये तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया मैरिज को दिखाने के लिए। तो देखिए, ये करियर का तो है ही, तो करियर इसीलिए करियर का भी बहुत सोच रहे हैं, और जुपिटर इन जनरल हायर एजुकेशन को दिखाता है ना, हायर नॉलेज को दिखाता है, विजडम को दिखाता है। तो इसलिए इनका थॉट भी है कि और सन क्या है, सन एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट को दिखाता है, इन जनरल पाइसिस साइन एब्रोड को दिखाता है। तो हो सकता है इसीलिए इनके दिमाग में आ रहा है, तो पहले करियर सेट करना है, क्योंकि 10th हाउस एक्टिव हुआ था, तो ये सीरियस तब से हो रहे होंगे जब से सैटर्न, और सैटर्न ट्रांजिट भी कर रहा है ना जुपिटर और सन के ऊपर। जब भी सैटर्न जुपिटर या सन के ऊपर ट्रांजिट करे ना, तो लाइफ में मेजर मेजर अपॉर्चुनिटीज मिलती है लोगों को, या फिर करियर में ग्रोथ मिलती है, प्रोमिनेंट चेंजेस आते हैं करियर में, पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं जब भी सैटर्न और जुपिटर के ऊपर, सॉरी, सन और जुपिटर के ऊपर सैटर्न ट्रांजिट करता है। तो सन के ऊपर ट्रांजिट करता है तो मेजर मेजर अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती है। तो सन फेम को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न करियर का सिग्निफिकेटर है। तो करियर में फेम मिलना, किसी का प्रमोशन होना, ठीक है, किसी को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना, एक्सपोजर मिलना, जो भी स्किल्स वो एक्वायर करते हैं उसके रिगार्डिंग उनको एक्सपोजर मिलना, प्लेटफॉर्म सही मिलना, स्टेटस मिलना, है ना, उनकी प्रोफाइल एकदम से हाईलाइट हो जाना, है ना। तो वो मैक्सिमम चांसेस है इस ड्यूरेशन में इनको करियर में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा रिजल्ट अगले साल मिलेंगे जून के बाद। जून के बाद क्यों? क्योंकि ये तो टेम्पररीली पाइसिस साइन एक्टिव था, दोनों मिलके सैटर्न एंड जुपिटर। लेकिन अभी तो देखिए, दो अगले साल जून के बाद प्रोमिनेंटली एक्टिव रहेगा इनका 10th हाउस। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा, 7th लॉर्ड जिस भी राशि में जिस भी हाउस में जाता है, वो इवेंट पहले होता है, उसके बाद आपकी शादी होती है। तो आप वैसे ही अलाइंड हो, आप वैसे ही प्रॉपर ट्रैक पे हो। क्यों हो? क्योंकि आप वैसे ही, पहले आपका क्या होना है, 7th लॉर्ड 10th में है, तो पहले करियर सेट होगा। ठीक है, पहले आप नॉलेज लोगे, जुपिटर नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न अभी जुपिटर के ऊपर है, तो करियर में अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। सन है तो रिकॉग्निशन मिल सकता है, अगर ऑलरेडी जॉब करते हो तो जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये रिकॉग्निशन का टाइम है, यानी आपको फेम मिल सकता है सडनली, ऑल ऑफ अ सडन। 10th लॉर्ड 10th हाउस में है तो ऑब्वियस है, बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन मिल सकती है, रिस्पेक्ट गेन कर सकते हो अचानक से आप ना, अप्रिसिएशन गेन कर सकते हो लाइफ में, तो आपको हर चीज के लिए अप्रिशिएट किया जाएगा। जुपिटर खुद फर्स्ट हाउस में है, तो खुद ज्ञान, जो भी प्लेनेट फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करता है ना, वो चीज खुद चल के आती है। अब जैसे जुपिटर 7th लॉर्ड या 10th लॉर्ड खुद है, तो हो सकता है करियर के अपॉर्चुनिटीज आपके पास खुद चल के आए, या फिर रिलेशनशिप या मैरिज आपके पास खुद चल के आए, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे चांसेस है। लेकिन मून है ना 7th हाउस में, आप बहुत ज्यादा ना कभी कभी बहुत श्योर रहते हो किसी चीज को लेके, कभी कभी आप उसी चीज को लेके फिर अनश्योर हो जाते हो। तो कंफ्यूजन है ना, मून सडन अप्स एंड डाउन्स को दिखाता है ना, सडन मूड बहुत कभी अच्छा रहता है, कभी एकदम से डाउन फील करते हो। तो ये सडन फ्लक्चुएशन मून की वजह से, मून ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रैवलिंग भी जब से मून एक्टिव था, एक्टिव हुआ होगा, तो आपके फ्रिक्वेंट ट्रैवल भी हो सकते हैं, तो है ना। तो ये भी दिखा रहा है। लेकिन आपके केस में, अगर इस साल शादी नहीं हुई तो अगले साल कंटिन्यूअस योगा अगले साल वैसे भी फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जुपिटर तब भी सैजिटेरियस को मई तक तो एक्टिव करेगा ही ना 7th हाउस को। इसमें भी शादी से रिलेटेड भी इवेंट हो गए। ये 10 से 10th आता है 7th हाउस, इसलिए इस ड्यूरेशन में जब भी 7th हाउस एक्टिव होता है या 10th हाउस एक्टिव होता है, तो ऑब्वियस है लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलती ही मिलती है, खास करके करियर में। या बहुत ज्यादा सही प्लेटफॉर्म मिलना, एक्सपोजर मिलना, जहाँ हमारे स्किल को वैल्यू दी जाती है, वो उसी जगह हमारी स्किल यूटिलाइज होना, तब वो ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उस ड्यूरेशन में। और आपके केस में वैसे ही कॉम्बिनेशन एक्टिव है, और आप बहुत सही ट्रैक पे हो ऑलरेडी, क्योंकि करियर के तरफ यानी फोकस्ड हो जाना, आप सीरियस फील करना, थोड़ा अलर्ट और अवेयर हो जाना करियर के टूवर्ड्स, ये क्या दिखा रहा है, थोड़ा कॉन्शियस हो गए ना आप करियर को लेके। तो ये ऑलरेडी 7th लॉर्ड 10th हाउस में है करियर के पर्सपेक्टिव से। और आप अब्रॉड जाने की भी क्यों सोच रहे हो? क्योंकि पाइसेस साइन में है 7th लॉर्ड। तो ये चीजें ना, मैरिज आपका बहुत क्लोज है, ऐसा समझ लीजिए आप। ऑलरेडी आपका कर्मा अलाइंड चल रहा है, आपका थॉट प्रोसेस भी अलाइंड है इस ड्यूरेशन में, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मुझे पहले करियर ही सेट करना है, तब जाके मेरा शादी के लिए मन होगा, तब जाके मैं सेटिस्फाइड रहोगी। ऐसा हो सकता है आपको वो हो भी जाए वो इवेंट, और तुरंत आपका माइंड बदल भी जाए, और आप शादी के लिए फिर खुद के पास खुद आप शादी के लिए मान भी जाओ, ऐसा भी हो सकता है। अभी तो आपका माइंड ही आपको अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि मून थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है चीजों को। ठीक है, क्योंकि थोड़े एक्सपीरियंसेस आपके खराब रहे होंगे पास्ट में, तो इसलिए थोड़ा बहुत ट्रस्ट इशू हो सकते हैं। लेकिन स्टिल आपको ना शादी
बहुत ज़्यादा पास में, ऐसा समझ लीजिए आपकी शादी इस 2 साल के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है हो जाएगी। ज़्यादा डिले के कॉम्बिनेशन है ही नहीं वैसे, और सैटर्न आपके लिए इतना भी खराब नहीं, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड खुद है सैटर्न, भले ही डेबिलिटेटेड है लेकिन 11th हाउस में हर प्लेनेट डेबिलिटेटेड हो, चाहे कैसा भी बैठा हो, वो अच्छा ही माना जाता है मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से। तो ये वैसे खराब तो करेगा नहीं आपके लिए इतना कुछ, भले ही असेंडेंट फर्स्ट हाउस पे एस्पेक्ट है उसका। तो फर्स्ट हाउस में एस्पेक्ट है इसलिए आप कंफ्यूज हो, क्योंकि सैटर्न क्या है ना, कंफ्यूजन भी देता है, थोड़ा डिले है ना, डिले को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकली देखोगे सबसे ज्यादा दूर है वो अर्थ पे, उसका इन्फ्लुएंस आने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो कभी कभी ना आप बहुत ओवर थिंकिंग कर सकते हो चीज़ों को लेके, बहुत ओवर थिंकिंग करना, एक ही चीज़ को लेके मल्टीप्लाई करते जाना, इतना एक ही थॉट को इतना मल्टीप्लाई करना है ना, बहुत 10 तरीके से सोचना है, तो इसकी वजह से ना खुद कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी, तो जिसकी वजह से कभी कभी रेस्टलेस फील करना बहुत नॉर्मल है उस केस में। तो आपको रेमेडी क्या है, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम। प्राणायाम करने से क्या होता है, जो एयर एलिमेंट है वो बैलेंस होता है, उससे एंजाइटी वैसे ही कम हो जाएगी। थोड़ा नेचर में टाइम बिताओ, है ना, थोड़ा हिली प्लेस पे जाओ, ठीक है, क्योंकि सैटर्न वैसे भी 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो जो 10th हाउस है वो हिली एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। आप ऐसी प्लेस पे ट्रैवल करो जहाँ पे जो हिली एरियाज है, ऐसी जगह पे फ्रिक्वेंट ट्रैवल करो जहाँ पे पानी है आसपास, वहाँ उस जगह पे ट्रैवल करो, आपके इमोशनल साइड तब बैलेंस हो गए तब, ठीक है, तब आप इजी फील करोगे। ये तो हो गया। फिर यहाँ पे कंफर्मेशन वैसे मिल गया, ट्रांजिट का भी रूल से कंफर्मेशन मिल गया, बीसीपी के मेथड से भी कंफर्मेशन मिल गया। अब एक रूल बाकी है, एक रूल ये बाकी है कि सन का प्रोग्रेशन। सन जिस राशि में उसको हम 24 ईयर कंसिडर करेंगे, ठीक है, इसमें हमको रनिंग ईयर कंसिडर नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट हाउस आपको देखना है, 24 जो एज है वो हाउस उसी एज में एक्टिव करना है, D9 में। जैसे सन को हम 24 एज कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 24, 25, 25 के एज में भी दे सकता था, लेकिन आप क्रॉस कर गए 25, 26, 27। इसमें क्या देखना है आपको, इसमें सेम रूल देखना है, मार्स फर्स्ट हाउस, सेवेंथ हाउस, ठीक है। इसमें उपपदा लगना वगैरह नहीं देखना है, लेकिन हाँ, मार्स फर्स्ट हाउस, सेवेंथ लॉर्ड, वीनस, है ना, बस इतनी ही चीजें देखनी है, ठीक है। तो 24, 25, 26, 27, 28, देखिए 28 की एज में अगर देखोगे ना आप, आपका D9 का सेवेंथ लॉर्ड है, 28 की एज में देखोगे आप, D9 का सेवेंथ लॉर्ड है मर्क्यूरी, वो एक्टिवेट है। तो हो सकता है आपकी शादी 28 की एज में बहुत प्रोमिनेंट है, ऐसा हो सकता है 27 की एज में एंगेजमेंट हो, और वो भी ईयर एंड में, 27 की एज में जो अगला साल है उसके ईयर एंड में आपकी ऐसा हो सकता है एंगेजमेंट हो सकती है, और उसके बाद फिर 28 की एज में आपकी शादी हो सकती है, जब आपका D9 का सेवेंथ लॉर्ड एक्टिव हो। तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपके 27 या 28 की एज में शादी हो सकती है, ठीक है। तो आप ऑलरेडी इतना याद रखो, आप एब्रॉड का जाने का क्वेश्चन था, तो हाँ पॉसिबल है, जा सकते हो, क्योंकि सैटर्न ऑलरेडी 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, और पाइसिस साइन एब्रॉड को ही रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर हायर नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, सेवेंथ लॉर्ड भी है खुद जुपिटर, और 10th लॉर्ड भी है खुद, और राहु वैसे भी 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है ये, और सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट भी 12th हाउस पे जो एब्रॉड को सिग्निफाई करता है, और 12th लॉर्ड 12th में ही है, तो उसको सैटर्न ने ऑलरेडी एक्टिव किया है। और इन जनरल अभी ट्रांजिट में जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो जुपिटर का रेट्रोग्रेशन उसके पहले पिछले वाले हाउस को भी एक्टिव कर रहा है, और सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट, यानी अभी टॉरस साइन भी प्रोमिनेंटली एक्टिव है हर किसी के चार्ट में, तो आपके केस में 12th हाउस वैसे भी एक्टिव है, तो आप बिल्कुल जा सकते हो, और बिल्कुल सोच रहे हो तो वो सही सोच रहे हो, और आप ऑलरेडी अलाइंड हो, और आपका थॉट प्रोसेस सही जा रहा है, और आप जो आ रहा है दिमाग में उसके लिए आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, एक्शन भी ले सकते हो। ज्यादा ओवर थिंकिंग करना सही नहीं रहेगा, जहाँ नेचर ने आपको जो थॉट दिया वो सही थॉट दिया, और उसके टुवर्ड्स आप एक्शन ले सकते हो, और आप देख पाओगे कि कुछ टाइम के बाद सेवेंथ हाउस आपका अपने आप हील हो जाएगा, और आपकी शादी भी फिक्स हो जाएगी, और अच्छे से वर्कआउट भी करेगी। बाकी बात का रूल है, लॉन्जिविटी जो अगले वीडियो में कंसिडर करेंगे, मैरिज की लॉन्जिविटी कैसे देखी जाती है ना। चलिए, फिर वो लॉन्जिविटी के लिए हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, और मैरिज का सुख कैसे देखा जाता है वो भी अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में नहीं तो वीडियो बाकी भी एग्जाम्पल कवर करने हैं, तो बाकी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चार्ट किसका है, इनका नाम तो क्लियर नहीं है मुझे, लेकिन ये फीमेल का चार्ट है, इनका क्वेश्चन है कि शादी इनके यूजुअली इनके घर में 27 या 28 की एज में होती हुई है, तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि अर्ली मैरिज
है, ठीक है। तो ये हम पहले चेक कर लेते हैं चार्ट में इनके क्या है कॉम्बिनेशन, ठीक है। 2 मिनट। अब इनके चार्ट में देखिए क्या है, ये कैंसर असेंडेंट की कुंडली है। सैटर्न रेट्रोग्रेड फर्स्ट हाउस में और खुद सैटर्न सेवेंथ लॉर्ड बन के फर्स्ट हाउस में आ गया। अब सेवेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया और रेट्रोग्रेड आ गया, तो सेवेंथ लॉर्ड तो एक्स्ट्रा स्टेबल मिल गया है ना प्लेनेट को। जो भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड है, जिस भी हाउस का लॉर्ड है, तो उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है, तो एक्स्ट्रा पावरफुल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड खुद सैटर्न रेट्रोग्रेड होके सेवेंथ हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और ट्वेल्थ हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो एक तो कॉम्बिनेशन मिल गया डीले का। अब सेकंड कॉम्बिनेशन है क्या इनके चार्ट में, सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ हाउस के ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट है और किसी प्लेनेट का एस्पेक्ट है क्या, नहीं, वीनस पॉजिटेड है जो कि फोर्थ लॉर्ड और इलेवेंथ लॉर्ड है, जो कि अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे कारको भावनाशा का एक कंसेप्ट है, कभी भी अगर विनस सेवेंथ हाउस में, लोग तो इसको बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम भी देता है ये मैरिज होने में। ऐसा नहीं कि इतना स्मूथली जाता है विनस सेवेंथ हाउस में, इतना भी कभी कभी बहुत ज्यादा चेकलिस्ट हाई रखता है, परफेक्शन की टुवर्ड्स जाता है। इंसान बहुत कभी कभी ना परफेक्शन चाहता है रिलेशनशिप में, ऐसी हो, ये चीजें हो, पार्टनर दिखने में अच्छा हो, करियर, जैसे जो साइन है कैप्रिकॉर्न, करियर फोकस्ड हो। तो चेकलिस्ट बहुत बड़ी रहती है पार्टनर को लेके, मैरिज को लेके, है ना। तो जिसकी वजह से कभी कभी ना रियलिस्टिक थॉट नहीं रहते। लेकिन हाँ, अच्छी चीज क्या है, सैटर्न है। सैटर्न रियलिस्टिक थॉट भी देता है, सैटर्न प्रैक्टिकलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो कि इसको बैलेंस कर रहा है, जो खराब कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड इनके केस में सैटर्न है, खुद ही है। तो थोड़ी बहुत तो डिले दे सकता है इन जनरल। लियो एसेंडेंट और कैंसर एसेंडेंट के लिए जनरलाइज बेस से थोड़ी बहुत मैरिज डिले हो सकती है, और करना भी सही रहता है डिले। जल्दी की तो थोड़ी बहुत दिक्कत जा सकती है, कि इमोशनल बैलेंस लाने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है लियो एसेंडेंट और कैंसर एसेंडेंट वालों को, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मैरिज को सरवाइव करने के लिए, ठीक है। इमोशनल मैच्योरिटी अगर आ गई तो मैरिज सरवाइव कर पाएगी। इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है तो थोड़ा बहुत इमेच्योर्ड बिहेवियर होने की वजह से चीजें खराब हो सकती है। तो आपके केस में देखिए D9 में भी कंफर्म कर लेते हैं। D9 में D9 में सेवेंथ हाउस में मर्क्यूरी डेबिलिटेटेड बैठा है, तो एक एफ्लिक्शन है यहाँ पे। एफ्लिक्शन नहीं बोल सकते, खराब नहीं रहता है हमेशा मर्क्यूरी डेबिलिटेटेड। एक प्लेनेट तो वैसे भी D9 या D1 या कौन से भी चार्ट में डेबिलिटेड होना भी चाहिए आजकल के कलयुग में, जो कि मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से अच्छा माना जाता है। इन जनरल D9 में फर्स्ट हाउस में मर्क्यूरी या फर्स्ट हाउस पे एस्पेक्ट भी हुए तो इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मर्क्यूरी न्यूट्रल प्लेनेट है, ठीक है। तो वो मैरिज क्यों, उसका रीजन है क्योंकि वीनस जो है मैरिज का सिग्निफिकेटर, जो कि D9 का सोल है, प्लैनेट जो आत्मा है D9 की, वो वीनस है। और वीनस किसके राशि में डेबिलिटेटेड होता है, मर्क्यूरी के राशि में, वर्गो में। इसलिए मर्क्यूरी D9 के चार्ट में स्पेसिफिकली जो मैरिज के लिए देखा जाता है D9 चार्ट, उसमें अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी इनके पर्सपेक्टिव से अलग है, ऐसा नहीं है कि खराब ही है। जैसे इसका सन भी दिख रहा है, तो सन किस हाउस का लॉर्ड है, देखिए यहाँ पे ट्वेल्थ लॉर्ड है। ऐसा हो सकता है कि किसी बाहर दूर मैरिज हो रही है ना, अब्रॉड में मैरिज हो रही है, बाहर विदेश में मैरिज हो रही है, नहीं हुई है, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे पाइसिस साइन है ना, पाइसिस साइन देखिए इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, थोड़ा इमोशनल, दोनों ड्यूअल ड्यूअल साइन है ना। तो ड्यूअल ड्यूअल साइन हमेशा खराब नहीं रहते हैं, ठीक है। उसमें भी रेट्रोग्रेड है D9 में मर्क्यूरी, तो पूरा इन्फ्लुएंस तो है नहीं वैसे यहाँ पे, लेकिन फिर भी रेट्रोग्रेड तो है और डेबिलिटेड है, तो इतना स्मूथ सेलिंग तो नहीं रहेगा। लेकिन मून को दिग्बल मिल रहा है, तो मून दिग्बली है, तो ऑब्वियस है इमोशनल हेल्थ थोड़ी बहुत अच्छी हो सकती है विथ टाइम। तो यहाँ पे खराब तो है नहीं, यहाँ पे वर्ली सिक्स हाउस में है, लेकिन यहाँ पे अच्छा बैठा है मून, तो मून इसके स्ट्रेंथ वाइज तो ऐसा इतना खराब है नहीं वैसे देखा जाए तो, क्योंकि D9 में हम प्लेनेट की स्ट्रेंथ चेक करते हैं। अब इसमें हम पहले देख लेते हैं कि और कुछ कॉम्बिनेशन है क्या, और कुछ सेवेंथ हाउस पे इन्फ्लुएंस मार्स का है, एट्थ एस्पेक्ट मार्स का है, तो एक थोड़ा बहुत इन मैलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस तो है। एक प्लैनेट का आ गया सन, जो थोड़ा क्रूर प्लैनेट है, इसको हम मैलेफिक नहीं बोलेंगे, लेकिन सन क्या है, सन थोड़ा बहुत सेपरेटिव टेंडेंसी देता है, लेकिन इतनी भी प्रॉब्लम नहीं देता है, भले ईगो क्लैशेस दे सकता है, ठीक है। थोड़ा ईगो क्लैशेस दे सकता है, ईगोइस्टिक नेचर दे सकता है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर करवा सकता है, बाकी अदरवाइज इतने प्रॉब्लम नहीं देता है। लेकिन हाँ, मर्क्यूरी का अगर सेवेंथ हाउस में इन्फ्लुएंस आ जाए ना, तो थोड़ा बहुत इंसान किस पर्सपेक्टिव से शादी करता है, कि उसको ऐसा चाहिए पार्टनर कि उसके उसके दिमाग में ये रहता है कि पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल हो, उसके पास इतना पैसा हो, फिर हम देखेंगे, फिर तब जाके शादी करेंगे।
तो थोड़ा बहुत ना कैलकुलेटिव होता है इंसान, थोड़ा एनालिटिकल होता है, तब जाके कुछ ना कुछ एक सेल्फिश अप्रोच जरूर रह सकता है मैरिज को लेके। विनस या मरकरी, खास करके मरकरी सेवेंथ हाउस में या सेवेंथ लॉर्ड हो, ठीक है, तो ये चीजें हो सकती है, जो कि खराब नहीं है, है ना। ऐसा नहीं, उसमें हर इंसान चाहेगा कि स्टेबिलिटी चाहता है ना मैरिज में, उसमें कोई गलत तो है नहीं। तो ऐसे थॉट भी आ गए। यूजुअली किसी को जो है मर्क्यूरी वीजा को रिप्रेजेंट करता है, अगर हमको किसी पार्टनर से शादी करने से वीजा मिल रहा है किसी को, है ना, तो हम इसके साथ शादी कर रहे हैं, है ना, तो हो सकता है वो। और मर्क्यूरी सेवेंथ हाउस में यूजुअली क्या हो सकता है कि सेम खुद के जैसा ही पार्टनर चाहिए, है ना, दिखने में हमारे जैसा हो, हमारे जैसा सोचने वाला हो। जैसे सन भी एस्पेक्ट दे रहा है, तो सन भी क्या है, सन भी यानी एक सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिमांड करता है यहाँ पे इंसान। फिर ऐसा हो सकता है कि कभी कभी खूब बहुत सारे केसेस में मर्क्यूरी जिसका सेवेंथ हाउस में है, तो शादी होने के बाद नहीं तो काफी हद तक इन दोनों के चेहरे जो है कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रहती है। एक तो एक जैसे दिखते होंगे, फेस कट एक जैसा दिखता होगा, या फिर एक जैसे दिखने के अलावा नाम भी जो प्रोनाउंस अगर करोगे, तो वो नाम एक जैसे सुनने में एक जैसा लग सकता है, तो ये मर्क्यूरी दे सकता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है। हम अभी तो टाइमिंग का पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा नहीं तो। अब देखते हैं इनके केस में डिले तो है, लेकिन इतना एक्सट्रीम डिले नहीं दिखा रहा है, लेकिन हाँ, एक एस्पेक्ट यहाँ पे एफ्लिक्शन तो 2-2 साल वगैरह दिखाता है कि डिले हो सकता है। नॉर्मल एज से 2 साल डिले तक खींच सकता है मैरिज, ठीक है। भले ही डेबिलिटेटेड इन्फ्लुएंस है, लेकिन फिर भी हो जाएगा, क्योंकि एडसेंडेंट लॉर्ड खुद मर्क्यूरी है, तो इतना खराब तो करेगा नहीं वो, ठीक है। अब देखते हैं टाइम करके, टाइम में क्या है, जैसे ट्रांजिट अगर देखोगे, अभी फिलहाल तो इनका अगले साल तक 2027 के मिड तक पाइसिस साइन एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो चांस नहीं है, और वैसे भी इनकी उम्र भी बहुत छोटी है, ये अभी 19 साल की ही है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सैटर्न यहाँ पे आएगा तब जुपिटर को देखेगा, फिर टेंथ हाउस को देखेगा, 2027 के बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, 21-22, तब भी पॉसिबल नहीं है। मार्स के ऊपर आएगा 27-28, 29 की एज में, 2029 के बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, 4 साल ना, 4 साल बड़े, 19, 20, 21, 22, 23, 23। तो इधर भी तो पॉसिबल तो वैसे भी नहीं है। तो जब सैटर्न इनके 2 मिनट रुकिए, हाँ। यानी देखिए सैटर्न जब इनका अभी तो ये 19 साल की है ना, तो 19 साल के, तो इनका सैटर्न जब भी यहाँ पे आएगा, अभी 10 साल के बाद तकरीबन यहाँ पे आ सकता है सैटर्न, तो यहाँ पे 29। तो इन जनरल हमारा हमको 2 साल डिले पकड़ के चलना है। तो नॉर्मल एज तो 25 से हम कंसिडर करते हैं मैरिज, तो 2 साल या 2.5 साल 3 साल भी डिले करते हैं, तो 28 के करीब हमको देखना है कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये वैसे भी सैटर्न यहाँ पे 10 साल के बाद यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, तो ये तो सेवेंथ हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा ही। तो 10 साल के बाद अभी अगर जुपिटर इस राशि में है, जेमिनी में, तो 10 साल के बाद कहाँ पे रहेगा, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे, एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 साल के बाद पाइसिस में आएगा, ठीक है। तो 10 साल के बाद पाइसिस में आएगा, तो फर्स्ट हाउस को भी देखेगा जुपिटर, तो फर्स्ट हाउस तो चाहिए एक्टिवेट होना। तो सैटर्न और जुपिटर दोनों मिलके फर्स्ट हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, तो ये भी वन ऑफ द कॉम्बिनेशन हो गया 29 की एज। लेकिन हमको ये एक जनरलाइज देख रहा है, तो 2 साल ही डिले, 2-3 साल डिले करोगे तो 28 की एज कहाँ पे आएगी, बीसीपी से देखते हैं। जैसे 24 यहाँ पे आता है, बीसीपी का रूल लगा के थोड़ा बहुत हम और करीब आएंगे कंफर्मेशन के टूवर्ड्स, फिर प्रोग्रेशन का देखेंगे सन का। तो 24, 25, 26, 27, तो 27 की एज में देखिए, जब 27 कंप्लीट हो जाएंगे, तो जब 28 रनिंग रहेगा, क्योंकि 24, 25, 26, 27 और 28, 28 जब रनिंग रहेगा, तब देखिए इनका आरूढ़ लग्न भी एक्टिव है। जुपिटर जो पराशरी के अकॉर्डिंग हस्बैंड का कारक है, तब भी। और जो पदा ऑफ सेवेंथ हाउस A7 भी यहाँ पे है, जो हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे कंफर्मेशन, और उपपदा लग्न भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्मेशन मिल रहा है। तो 28 जब रनिंग रहेगा ना, तो इनको शादी दे सकता है ये फोर्थ हाउस में जब एक्टिव रहेगा तब। जब इनका फोर्थ हाउस एक्टिव रहेगा, जहाँ पे उपपदा लगना भी है, जुपिटर जो हस्बैंड का कारक है वो भी एक्टिव है, A7 भी एक्टिव है, उपपदा लगना भी है, तो ये डबल कंफर्मेशन मिल रहा है। इसको हम D9 में देखते हैं। D9 में क्या दिख रहा है,
D9 में 24 एज हम कंसिडर करेंगे। सन जहाँ पे 24, 25, 26, 27 और 28। देखिए यहाँ पे हमने बोला था कि रनिंग एज कंसिडर नहीं करना है, रनिंग एज कंसिडर नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट हाउस कंसिडर, डायरेक्ट कंसिडर करना है वो एज जो भी हाउस में है। तो यहाँ पे 24, 25, 26, 27, 28, यहाँ पे देखिए वीनस एक्टिव है, यहाँ पे A7 भी लिखा है D9 में। इसमें कंसिडर कर सकते हो, चाहे ना करो, लेकिन कंसिडर कर सकते हो करने के लिए A7। तो देखिए वीनस जो सिग्निफिकेटर है मैरिज का, यहाँ से समसप्तक योग में आएगा, क्योंकि सन का एक ही एस्पेक्ट रहता है ना, तो यहाँ पे हम सन का प्रोग्रेशन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 28 के एज में वीनस भी एक्टिव है। तो 28, क्योंकि ज्यादा एफ्लिक्शन है नहीं इनके चार्ट में, ज्यादा एक्सट्रीम डिले नहीं है, 2-3 साल हम डिले कंसिडर करके चलते हैं, तो 28 एक एज प्रोमिनेंट निकल के आ रही है। ठीक है, देखिए कैलकुलेटर के ऊपर भी हम वो कैलकुलेटर वाला रूल भी लगा के देखते हैं, उसमें भी अगर आसपास 28 के आसपास एज अगर दिखा रहा है तो समझ जाइए कंफर्मेशन मिल गया। ठीक है, तो देखिए इनके 7th हाउस में कैप्रिकॉन साइन है ना, 7th हाउस में कैप्रिकॉन साइन है। तो देखिए इसको कैसे देखना है, कैप्रिकॉन में +8 ऐड करना है 10 में, फिर इसका आ गया 18, फिर इसमें +5, देखिए 28, ये तो रनिंग एज निकल के आ रही, फिर भी उसके पास तो आ गए। तो 28 रनिंग एज है ना, तो 28 यहाँ पे भी रनिंग एज निकल के आई थी। तो समझ लीजिए 28 रनिंग एज हमको कंफर्मेशन मिल रहा है कि 28 की एज में इनकी शादी हो सकती है। ठीक है, जब रनिंग ईयर रहेगा 28 तब जाके इनकी शादी हो सकती है, ये डबल कंफर्मेशन है। तो यहाँ से हमने तीनों रूल लगा के देखे, तीनों रूल सेटिस्फाइड होते हैं। ट्रांजिट वाला रूल 10 साल के बाद वो भी सेटिस्फाइड होता है जुपिटर का। ट्रांजिट वाला रूल अगर देखोगे तो 1 साल पीछे अगर जाओगे तो भी आपको वो रूल लगते हुए दिखेगा जरूर। ठीक है, क्योंकि इसमें कैप्रिकॉन में तकरीबन जुपिटर विनस के ऊपर ट्रांजिट करेगा उस ड्यूरेशन में तक, करीब करीब, तब भी चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल, सारे रूल कंफर्मेशन दिखा रहा है कि 28 के करीब करीब इनकी शादी हो सकती है। तो हाँ, आप सही हो, आपके फैमिली में यूजुअली जो मैरिज एज है अगर 27-28 है तो आपकी मैरिज भी 28 की एज में ही निकल के आ रही है, तो ये डबल कंफर्मेशन मिल गया आपको, है ना। तो आप सही थे, फैमिली में भी जो मैरिज का जो चलते आ रहा है यूजुअली उसी एज में आपकी शादी होगी। ठीक है, वो रूल से भी कंफर्मेशन मिल गया। आई होप मैंने आपका पॉइंट क्लियर किया। ठीक है, फिर कमेंट में आप बताइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है युविका जी का। तो इनका भी कंसर्न है कि लेट होगी या कौन सा मैरिज है, नो मैरिज होगा या लेट मैरिज होगा। ठीक है, चलिए अब इनका भी देख लेते हैं। देखिए युविका के भी के केस में देखिए, आप सभी के केस में एक कॉमन थीम क्या निकल के आ रही है पता है, कि सैटर्न का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं पे फर्स्ट हाउस से 7th लॉर्ड के साथ कहीं ना कहीं से जुड़ रहा है। पहले चार्ट में पंखुरी जी के केस में देखा था D9 में सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट से देख रहा था। इसमें मार्स के ऊपर मार्स के ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट था। तो सैटर्न का तीनों के केस में कुछ ना कुछ प्रोमिनेंट एस्पेक्ट है। अभी लास्ट कुंडली जो देखी थी इनकी, तो उनके भी केस में फर्स्ट हाउस में सैटर्न था, वो भी 7th हाउस को इन्फ्लुएंस दे रहा था। आपके भी केस में देखिए सेम सेम इन्फ्लुएंस है, सैटर्न का 7th हाउस पे इन्फ्लुएंस है। तो ये एक कॉम्बिनेशन तो तीनों के चार्ट में एक दिख रहा है कि एक कॉम्बिनेशन मिल गया कि डीले का है। ऐसा नहीं है, मैक्सिमम लोग तो बोलते हैं कि सैटर्न 36 के बाद ही शादी दे सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हर एसेंडेंट के लिए, हर सबके लिए वो डिले ही देगा। फीमेल के केस में मैंने जैसे आपको कंसिडर किया कि 28 या 28 के अबव, ठीक है, 28 में भी शादी दे सकता है या 28 के ऊपर भी शादी दे सकता है। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि 30 के बाद ही शादी देगा। जितने ज्यादा एफ्लिक्शन मिलेंगे उतने ज्यादा मैरिज लेट हो सकती है। ठीक है, अब इनके केस में अगर देखोगे, 7th लॉर्ड 7th हाउस में मून है। ठीक है, तो 7th हाउस में मून है, तो 7th हाउस में मून है, तो देखिए ये तो एक वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है अर्ली मैरिज का, लेकिन सैटर्न का एस्पेक्ट है। तो जब भी सैटर्न मून का कंजंक्शन या सैटर्न मून समसप्तक योग में हो, तो ये थोड़ा बहुत डिले तो देता है मैरिज। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ना इमोशनल मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है। इमोशनल लेवल पे स्टेबल होना थोड़ा बहुत लेट लेट हो सकता है उसमें, इसकी वजह से ना मेंटली कभी कभी प्रिपेयर्ड नहीं हो पाता इंसान।
कभी कभी करियर सेट नहीं हो पाता जल्दी, तो उसकी वजह से कभी कभी डिले हो सकता है, या फिर करियर की तरफ ज्यादा फोकस बना सकता है। इन जनरल मून सेवेंथ हाउस में एक डिजायर तो देता है, शादी जल्दी होनी चाहिए, शादी जल्दी करना है। मून जिस भी हाउस में जिस भी प्लेनेट के साथ बैठे वो पूरा फोकस बन जाता है हमारे लाइफ में। पूरा थॉट प्रोसेस हमारा उसी हाउस से रिलेटेड इधर उधर घूमते रहता है ना। मून से नाइन्थ हाउस भी अगर देखोगे ना, आपका एक्सट्रीम डिजायर रहता है। मून से नाइन्थ हाउस में जो प्लेनेट बैठा हो, जो हाउस आता हो, वो भी आपका एक्सट्रीम डिजायर है लाइफ में, वो आपको अचीव करना है। जैसे मून से नाइन्थ हाउस में इनका सेवेंथ लॉर्ड ही बैठा है जुपिटर, तो इनके केस में ना, इनके दिमाग में पूरी चीज हर टाइम शादी, थर्ड हाउस रिलेटेड चीजें, ठीक है, मर्क्यूरी, तो ये सारी चीजें इधर उधर घूमती है। तो शादी होनी चाहिए, शादी जल्दी होनी चाहिए, या शादी से रिलेशनशिप से रिलेटेड चीजें, ये सारी चीजें इनका एक प्राइम प्राइम फोकस है लाइफ में, है ना। तो अभी वैसे भी तो ट्रांजिट, इनकी एज तो अभी 22 है, लेकिन इनके केस में देखिए, सैटर्न तो, सैटर्न और मून समसप्तक योग में भी है, सैटर्न सेवेंथ हाउस में भी देख रहा है, ऊपर से सेवेंथ लॉर्ड को थर्ड एस्पेक्ट से भी देख रहा है, जो जुपिटर है। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट रहता है, जैसे सेवेंथ लॉर्ड जुपिटर है, यहाँ पे बैठा है, ठीक है, तो वो थर्ड एस्पेक्ट से देख रहा है, तो यहाँ पे डबल ये मिल गया। तो सैटर्न ने सेवेंथ हाउस को भी देखा, सेवेंथ लॉर्ड को भी देखा। अब इस कॉम्बिनेशन को और फर्दर देखते हैं, सेवेंथ हाउस पे किसी प्लेनेट का एस्पेक्ट है क्या। देखिए मैलेफिक क्या है ना, एक मार्स का भी एस्पेक्ट दिख रहा है यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर, ठीक है, जो कि सिक्स लॉर्ड भी है। तो ये थोड़ा बहुत ये भी डबल कंफर्मेशन मिल गया, थोड़ी बहुत चीजें तो कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं इसमें, है ना। अब दूसरी चीज D9 में देखोगे, सेवेंथ हाउस में कोई प्लेनेट है क्या, नहीं है। सेवेंथ लॉर्ड कहाँ पे है, मर्क्यूरी, उसके ऊपर है क्या एफ्लिक्शन, नहीं है। राहु का एस्पेक्ट है सिर्फ, तो एक ही खराब है, अपना मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, ज्यादा कुछ है नहीं वैसे, ठीक है। ज्यादा और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। मैक्सिमम चीजें थोड़ी बहुत क्लीन है D9 में। लेकिन हाँ, मार्स जो हस्बैंड का कारक है, जैसे ये फीमेल के चार्ट है, मार्स जो हस्बैंड का कारक है, सैटर्न के साथ बैठा है कंजंक्शन में, तो ये भी वन ऑफ द कॉम्बिनेशन मिल गया है डिले का। तो डिले तो है मैरिज में, ठीक है। डिले का योग तो है आपके कुंडली में, तो एक कंफर्मेशन है, तो डिले तो हो सकता है। अब कितना डिले हो सकता है, अब वो डिपेंड करता है दशा के ऊपर, ठीक है। लास्ट चार्ट में हमने दशा नहीं लगाई, वो इस चार्ट में खत्म होने के बाद उस चार्ट में भी दशा लगा के देखेंगे। दशा पर्टिकुलरली आपको मैंने बताया, फर्स्ट लॉर्ड, सेकेंड लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड, इलेवेंथ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड की होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड, फर्स्ट लॉर्ड इसलिए, फर्स्ट लॉर्ड यानी फर्स्ट हाउस, फर्स्ट लॉर्ड यानी आप खुद, ठीक है। आपकी शादी, आपकी और आपकी शादी ही होगी ना, तो आप खुद हो ना, तो आप एक अकेले की शादी तो होती नहीं है। सेवेंथ हाउस आपका पार्टनर है, सेवेंथ लॉर्ड, तो फर्स्ट लॉर्ड आप खुद हो, तो आपकी भी शादी हो रही है ना। तो फर्स्ट लॉर्ड इसलिए कंसिडर करना है, सेकेंड लॉर्ड इसलिए क्योंकि वो फैमिली एडिशन को दिखाता है, ठीक है। थर्ड लॉर्ड भी कंसिडर करते हैं लोग, थर्ड हाउस न्यू बिगिनिंग को दिखाता है ना, न्यू जर्नीज को दिखाता है, रिलोकेशन को दिखाता है। तो ऑब्वियस है थर्ड लॉर्ड भी ले सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ द कामा त्रिकोण है। यूजुअली सेकंड लॉर्ड, फर्स्ट लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड, है ना। सेवेंथ लॉर्ड तो वो तो है ही मैरिज का हाउस। नाइन्थ लॉर्ड फॉर्च्यून का है, इसलिए लिया जाता है, फॉर्च्यून नहीं है तो, फॉर्च्यून अगर साथ नहीं देगा तो मैरिज कैसे होगी, तो फॉर्च्यून भी चाहिए मैरिज होने के लिए, है ना। तो नाइन्थ हाउस, तो नाइन्थ हाउस और इलेवेंथ हाउस, और आपका इलेवेंथ हाउस तो आपका इन जनरल विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, डिजायर्स को दिखाता है, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। ट्वेल्थ हाउस आपके बेड प्लेजर्स को दिखाता है, तो ऑब्वियस है मैरिज में तो वो एक्टिविटी होती है। ट्वेल्थ हाउस कमिटमेंट का भी है ना। तो क्योंकि विनस इसी हाउस में एग्जॉल्टेड होता है, ठीक है, पाइसिस में, जो कि मैरिज का सिग्निफिकेटर है, इसलिए ट्वेल्थ हाउस वैसे भी कंसिडर किया जाता है। और दूसरा देखिए, इनके केस में अगर रूल अप्लाई करके देखोगे आप, इन जनरल डिले का कॉम्बिनेशन है, तो 28 या 28 के अबव जो भी कॉम्बिनेशन मिलेंगे तब उनकी शादी प्रोमिनेंट मिल जाएगी। तो कौन सा एज निकल के आता है प्रोमिनेंट, हम निकाल के देखते हैं। जैसे इनको अभी तो ढैया भी चल रही है, तो इनका एज अभी 22 है, तो 22 के एज में टेंथ हाउस, ठीक है, 22, 23, 24, यानी 24, 25, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिले का कॉम्बिनेशन, डिले मैरिज का योग है। पॉसिबल हो सकता सकता है अगर ये माइंड को अपने बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल रखते हैं, ठीक है, या फिर माइंड को कंट्रोल करने की टेक्निक क्या है, मेडिटेशन। अगर माइंड मेडिटेटिव प्रैक्टिस है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर सही से करते हैं ये परफॉर्म, तो चीजें अपने फ्री विल से ये ठीक कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस फ्री विल को रिप्रेजेंट करता है, तो कभी कभी इनके खुद के डिसीजन, थर्ड हाउस हमारा खुद का थॉट प्रोसेस भी है, फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस, तो ये हमारा अपना थॉट प्रोसेस अगर सही से बैलेंस कर लिया इन्होंने, तो इनको शादी जो डिले का कॉम्बिनेशन है वो जल्दी भी कर सकते हैं, जितना जल्दी अपनी इमोशनल लेवल पे, इमोशनल साइड जितना जल्दी बैलेंस करेंगे तब, क्योंकि थर्ड हाउस फ्री विल है, बहुत हद तक इनका थॉट प्रोसेस या इनका इमोशनल हेल्थ जितना जल्दी जितना अच्छा होगा, तब उतना जल्दी इनका सेवेंथ हाउस हील होगा। ठीक है, जैसे इनका अगर देखोगे आप 25 यहाँ पे आ रहा है, फिर 26, फिर 27, तो 26 में जब 27 रनिंग रहेगा तब भी चांसेस बन सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बन सकते, बन सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड खुद है, फर्स्ट लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड क्या, यूजुअली इसमें ना बहुत ज्यादा हद तक लोगों को सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप मिलने के चांसेस रहते हैं। इसका रीजन क्या है, फर्स्ट लॉर्ड यानी खुद आप, सेवेंथ लॉर्ड यानी पार्टनर, तो दोनों का कंजंक्शन है थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस, थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस का क्या है कॉम्बिनेशन, जैसे लियो साइन में बैठा है, लियो साइन एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है किसी कॉलेज में, स्कूल में मिले हो आप, किसी नेबर में हो सकता है कहीं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करो तब मिल सकते हो, या फिर इन जनरल मर्क्यूरी और जुपिटर लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है, या किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, थर्ड हाउस सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, किसी मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ऐसी चीजों पे मिलना हो सकता है। ठीक है, और क्या है, जैसे लियो साइन मार्स भी एस्पेक्ट दे रहा है, और थर्ड हाउस प्लेग्राउंड को भी दिखाता है, जैसे मार्स जिम को रिप्रेजेंट करता है, जिम में हो सकता है, किसी प्लेग्राउंड में हो सकता है, मिल सकते हो। ठीक है, ऐसे जैसे किसी फिजिकल जहाँ पे भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जाती है, जैसे जिम है ना, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, वहाँ पे आप जा रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी लाइब्रेरी में, मर्क्यूरी लाइब्रेरी को दिखाता है ना, तो इन जनरल ये मीटिंग प्लेसेस के चांसेस है, यानी आप मिल सकते हो इन जगहों पे, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, यानी 27 की एज में भी शादी दे सकता है। फिर उसके बाद इन जनरल डिले का है तो हम आगे की भी एजेस कंसिडर करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा एज प्रोमिनेंट निकल के आता है, तो 27 हो गया, फिर 28, यहाँ पे है क्या पॉसिबिलिटी, हाँ है, क्योंकि इसका लॉर्ड फिर से सेवेंथ लॉर्ड के साथ कंजंक्शन में, 28, 29 जो वीनस है, तो सेकंड हाउस में बैठा है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, लेकिन लिब्रा साइन एक्टिव हो रहा है तब भी दे सकता है, लेकिन हाँ इतना प्रोमिनेंट नहीं है, हाँ A7 पदा दिख रहा है यहाँ पे, फिर भी दे सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं दे सकता है, फिर 26, 27, 28, 29, 30, 31, जब 31 रनिंग रहेगा तब ज्यादा चांसेस है आपके शादी होने के। ठीक है, अब 31 क्यों है, जैसे डिले मैरिज के कॉम्बिनेशन है, जैसा देखिए क्यों है, देखिए सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है, थर्ड हाउस वन ऑफ द उपछाया हाउस है। ठीक है, और असेंडेंट लॉर्ड भी वहां पे बैठा है, तो उपछाया हाउस यूजुअली 30 के या 28 या 30 के बाद ही अच्छे से काम करता है ना, अच्छे रिजल्ट्स देता है, तो वो थोड़ा डिले, एक वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है, जब भी सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है तो वो थोड़ा बहुत डिले करवाता है। इन जनरल सेवेंथ हाउस में सैटर्न का भी इन्फ्लुएंस है, और सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर भी सैटर्न का इन्फ्लुएंस है, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन डिले को रिप्रेजेंट करते हैं। D9 में भी मार्स सैटर्न के साथ कंजंक्ट है, और मार्स हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है, तो ये भी कंफर्म मिल रहा है, तो और इधर भी D1 में भी सैटर्न के ट्राइन में मार्स है जो कि हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है, तो ये भी कंफर्मेशन मिल रहा है। तो 31 एज एक प्रोमिनेंट हो सकती है शादी के लिए, क्योंकि 31 जब रनिंग एज रहेगी ना, तब आपका सेवेंथ हाउस भी इन्फ्लुएंस रहेगा, और उसका डिस्पोजिटर जुपिटर यहाँ पे भी बैठा है, और एसेंडेंट लॉर्ड के साथ कंजंक्ट है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। और A11 हाउस का पता भी है, जो विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, तब जाके आपकी शादी हो सकती है। इन जनरल मैंने पंखुरी के जे के चार्ट में जो डिस्कस किया था, थोड़े बहुत इशू, इमोशनल चैलेंजेस हो सकते हैं, थोड़ा मूडी नेचर हो सकता है, कभी कभी छोटी छोटी चीजों से थोड़ा बहुत इमोशनल सेंसिटिव हो सकते हो आप भी रिलेशनशिप को लेके, है ना, तो थोड़ा बहुत आपको भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ ध्यान देना चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग जैसे क्लासेस ज्वाइन करना, विपश्यना सेंटर में जाना, थोड़ा मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस कीजिए, आपका सेवेंथ हाउस वैसे भी हील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मून वैसे ही मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ये करना चाहिए, अभी तो ढैया भी चल रही है, जितना ज्यादा सैटर्न फीट को रिपेयर को रिप्रेजेंट करता है, तो एयर एलिमेंट बैलेंस करने के लिए आपको वॉकिंग जॉगिंग वगैरह करना चाहिए, किसी नेचर में विजिट करना चाहिए, है ना, पानी की जगह जो भी है, जितने भी होली प्लेसेस है, जैसे सैजिटेरियस साइन स्पिरिचुअल ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, जितना ज्यादा ट्रैवल करो उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा स्पिरिचुअल ट्रैवल में। और दूसरी चीज ये हो सकती है, जैसे सेवेंथ लॉर्ड जुपिटर, देखिए
थर्ड हाउस में बैठा है, तो थर्ड हाउस राइटिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना ज्यादा लिखोगे, कुछ भी लिख सकते हो, अफर्मेशन लिखना, जर्नल कैरी करो आप, उसमें लिखो, लिखने की आदत डालो, है ना। ग्राफोलॉजी वगैरह ये सब पढ़ सकते हो, स्टडीज पढ़ सकते हो, नई नई स्किल्स सीख सकते हो, ठीक है। तो वो चीजें आप कर सकते हो। इन जनरल सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में, तो पहले थर्ड हाउस रिलेटेड इवेंट होगा। तो थर्ड हाउस क्या दिखाता है? थर्ड हाउस चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है। हो सकता है आपके मैरिज होने से पहले आपकी लोकेशन चेंज हो रही हो, या फिर आप कुछ नया स्किल सीख रहे हो, कुछ नया नॉलेज सीख रहे हो, है ना। थर्ड हाउस सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो, अपना प्रेजेंस दिखा रहे हो। तो हो सकता है लियो साइन है, तो ऑब्वियस है क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है ऑल ऑफ अ सडन। तो जितना ज़्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना आपकी, उतना ज़्यादा आपका सेवेंथ हाउस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हील होगा, और अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। तो सैजिटेरियस साइन है, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, है ना। मून ट्रैवलिंग को दिखाता है, तो जितना ज़्यादा ट्रैवल करोगे उतना ज़्यादा आपका मूड अच्छा रहेगा, और सेवेंथ हाउस रिलेटेड चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इन जनरल 31 एक एज प्रोमिनेंट निकल के आ रहा है। अगर इसमें भी रूल लगा के देखते हो, 24 एज सन से कंसिडर करेंगे, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो 31 की एज में देखिए मार्स जो हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है वो एक्टिव हो रहा है, तो यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिल गया। कैलकुलेटर पे देखोगे, वो रूल लगा के देखोगे तो उसमें भी दिख जाएगा, उसमें भी देख लेते हैं, है ना। 2 मिनट, देखिए सेवेंथ हाउस में सैजिटेरियस साइन है ना, तो 9 प्लस उसमें 8 ऐड करना है। सॉरी, 2 मिनट रुकिए। 9 प्लस 8, ठीक है, इसमें फिर +5 ऐड करते जाना है। 5 प्लस, देखिए 32 रनिंग, आपको ये रनिंग एज है। तो 31 आपका जब एक्चुअल एज हो जाएगा तभी जाके शादी हो रही है ना, तो 31 की एज में शादी होगी। यहाँ पे हम एक करीबन लगभग लगभग एज आसपास में मिल जाती है, रूल स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है। तो ये सब रूल लगाने से आपको और कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। और 31 की एज में अगर नहीं होगी ना, तो 29 की एज में भी आपकी शादी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे A7 पदा भी है, क्योंकि 29 भी डिले ही कंसिडर किया जाता है फीमेल के केस में। एक्सट्रीम अगर 31, वैसे तो 31 में करना अच्छा रहेगा, लेकिन 29 की, जब 29 रनिंग रहेगा तब भी आपको चांस मिलेगा, जब आप 28 कंप्लीट हो जाओगे, जब 29 रनिंग रहेगा। क्योंकि A7 लिब्रा भी साइन एक्टिव हो रहा है, और A7 पदा भी, जब आरूढ़ लगना भी एक्टिव होता है ना, तब भी शादी दे सकता है। A7 पदा भी एक्टिव हो रहा है। अब जब दशा में भी कंफर्म करेंगे ना, तो दशा में भी देखिए मार्स की दशा चल रही है आपको, ठीक है। मार्स की महादशा में, मार्स इन जनरल हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है, तो मार्स की तो दशा वैसे भी चल रही है। मार्स में आखिरी में देखोगे, जब आप 29 की एज के करीब करीब आओगे, तब आपको मून की अंतरदशा चलेगी, जो कि सेवेंथ हाउस में है। तो मार्स में मून का जब अंतरदशा आएगा, तब ज्यादा प्रोमिनेंट चांसेस बन सकते हैं। जैसे विनस की अंतरदशा आएगी तब भी बन सकते हैं, लेकिन डिले का एज होने की वजह से थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती है। अगर आप जितना जल्दी अपने ऊपर काम करोगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, तो हो सकता है विनस की अंतरदशा में भी शादी हो सकती है, ठीक है। नहीं तो मून की अंतरदशा में हो सकती है, नहीं तो सन, ये विनस सन मून तीनों में पॉसिबल है, क्योंकि सन कंजंक्ट है विनस के साथ। तो पॉसिबिलिटी तो है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप मैंने सारी चीजें कवर कर ली आपके चार्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब किसका है? अब मनोज जी का देख लेते हैं, ठीक है। मनोज जी का देखते हैं, 2 मिनट रुकिए, मनोज जी का देखते हैं। अब देखिए मनोज जी का चार्ट है। अभी आपने देखिए क्या कॉमन थीम देख रहे हो, देखिए इनके भी चार्ट में सैटर्न फर्स्ट हाउस में है। अब एक कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट तो हो नहीं सकता। अब कैसे? देखिए सैटर्न सबके चार्ट में आपके फर्स्ट हाउस में इन्फ्लुएंस दे रहा है, जो कि सेवेंथ हाउस का इन्फ्लुएंस दे रहा है फर्स्ट हाउस में आके। तो कुछ ना डिले का एस्पेक्ट तो है ही। अब ये मेल का चार्ट है, अब एक तो कॉम्बिनेशन सीधा सीधा मिल गया। इन जनरल सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन किसी के भी चार्ट में मिल जाए ना, तो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस लाइफ में 32 या 33 के बाद ही देखता है इंसान, लेकिन बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है 30 तब तक। बहुत संघर्ष फील करता है इंसान ना, बहुत ज्यादा करियर में। ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा जॉब चेंज हो रहा है, बहुत कभी एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब स्विच करके, फिर एक जॉब छोड़ के फिर से पढ़ाई कर रहा है, फिर पढ़ाई करने के बाद फिर से जॉब लग रही है, फिर से जॉब छूट रही है तो फिर से पढ़ाई कर रहा है। तो ये चीजें बहुत होती है ऐसे लोगों के साथ जिनके चार्ट में सैटर्न और जुपिटर का कंजंक्शन है।
क्योंकि जुपिटर खुद जीव है, खुद को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न संघर्ष को रिप्रेजेंट करता है ना, फिजिकल संघर्ष को, यानी फिजिकल एफर्ट्स को। इन जनरल लाइफ में प्रॉस्पेरिटी 32 या 33 के बाद ही आनी शुरू हो जाती है, तब उस एज के बाद अच्छी शुरुआत मिलती है उसमें, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे कुछ भी हो। तो ओवरऑल 30 के बाद ही आप कंसिडर करो, तो मैरिज हो 32 33, इन जनरल ये तो एक कंफर्मेशन कंजंक्शन से ही पता चल रहा है, क्योंकि दोनों रेट्रोग्रेड भी है। तो सैटर्न जैसा प्लेनेट रेट्रोग्रेड हुआ तो वो करियर में आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट भी डिमांड करेगा, है ना। तो नाड़ी के एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग तो मून भी उसके ट्राइन में है, तो इन प्लैनेट का कंजंक्शन है सैटर्न मून जुपिटर मार्स। तो इन जनरल मून मार्स का कंजंक्शन भी थोड़ा बहुत चैलेंजेस देता है मैरिज में, थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर दे सकता है। जैसे सन आपका 7th हाउस में है, मार्स का साइन है, तो थोड़ा आपका भी नेचर डोमिनेटिंग हो सकता है एट टाइम्स। रिलेशन थोड़ा बहुत एंगर इशू हो सकता है, आपको ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। सन है तो आप चाहते हो कि खुद के जैसा ही पार्टनर मिले, है ना, सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशन, क्योंकि सन खुद सोल का सिग्निफिकेटर है। लेकिन बहुत केसेस में यहाँ पे ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता है लोगों को, क्योंकि देखिए प्लानिटरी वॉरफेयर, सैटर्न और सन एक दूसरे को समसप्तक योग में, लेकिन भले ही अच्छी चीज क्या है, जुपिटर का एस्पेक्ट है, लेकिन जुपिटर फर्स्ट हाउस में देखा गया तो थोड़ा बहुत डिले देता ही देता है। अब ऊपर से रेट्रोग्रेड हुआ तो उस केस में तो और भी डिले दे सकता है, क्योंकि 8 लॉर्ड बन के फर्स्ट हाउस में आना मल्टी यानी ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही वैसे लाइफ में। ऊपर से सेकंड एफ्लिक्शन देखोगे कि तो वीनस केतु का कंजंक्शन है, वीनस मेल के केस में स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, इन जनरल मैरिज का सिग्निफिकेटर है, उसके साथ केतु के साथ कंजंक्ट भी है 8th हाउस में। तो ये भी क्या है, ये भी एफ्लिक्शन मिल गया यहाँ पे। और देखिए 7th लॉर्ड 5th हाउस में, तो ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है लव मैरिज का, वैसे देखा जाए तो इंसान की डिजायर रहती है कि लव मैरिज हो, है ना। सन वैसे सन अलाउ नहीं करता कभी कभी, लेकिन कभी कभी दे सकता है सन भी 7th हाउस में लव मैरिज, क्योंकि नेचुरल लियो का लॉर्ड है 5th हाउस का, तो हो सकता है दे सकता है, लेकिन वहां पे स्कॉर्पियो साइन भी है। तो सडन ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ही एक सही से मैरिज हो रही है इनके लाइफ में, कि जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक मैरिज से रिलेटेड इवेंट नहीं होगा, रिलेशनशिप रिलेटेड इवेंट नहीं होगा। कोई हो सकता है एक रिलेशन ऐसा है कि जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन पहले फेस करे, उसके बाद इनकी शादी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन एक मेन थीम रहेगी लाइफ की, क्योंकि 8 लॉर्ड भी फर्स्ट हाउस में है। तो थोड़ा बहुत संघर्ष तो है, लेकिन उस वो जो स्ट्रगल फेस करोगे ना आप, तो उस स्ट्रगल का जो भी बेनिफिट है आपको 32 के बाद जरूर मिलेगा, और बहुत अच्छा मिलेगा। और तब आपकी लाइफ ऐसे गाड़ी के एक्सीलेटर पे जब पैर दबाता है ना इंसान, तब जाके जैसे फास्ट आगे बढ़ती है गाड़ी, तब वैसी गाड़ी बढ़ेगी आपके आगे, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, थोड़ा लेट तो है, वैसे दिख तो रहा है, वैसे ही पहले ही कंजंक्शन से ही पता चल रहा है, तो थोड़ा डिले तो है, ठीक है। अब D9 में भी देखोगे ना, D9 में 7th लॉर्ड फिर से 8th में गया, तो ये भी इधर भी दिख रहा है कंफर्मेशन। और दूसरी चीज, मर्क्यूरी डेबिलिटेटेड है 7th हाउस में, है ना, ऊपर से एसेंडेंट लॉर्ड बन के बैठा है। और मार्स अगर देखोगे, मार्स का कुछ नहीं, मार्स का तो है नहीं कुछ। वीनस देखिए जो कारक है सिग्निफिकेटर, वो भी 12th हाउस में जाके बैठा D9 में, है ना, 12th लॉर्ड के साथ ही। तो कुछ चीजें तो है जो कि थोड़े बहुत चैलेंजेस दिखा रहे हैं मैरिज होने में या फिर रिलेशनशिप में। तो थोड़ा डिले तो है, और आप एक्सपेक्ट कब कर सकते हो, हमको देखना है 30 के बाद ही, ठीक है। 30 के बाद ही जो कॉम्बिनेशन अलाउ करेंगे, तो उसके बाद ही कैलकुलेट करना है। जैसे हमको अब भृगु चक्र पद्धति के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे 24 आता है, 25 26 27 28 29 30, 30 या 31 से देख सकते हो, 31 रनिंग एज में शादी हो सकती है, ठीक है। 32 में जब 32 जब रनिंग रहेगा, तब वीनस केतु का कंजंक्शन एक्टिव है, तब भी हो सकता है, क्योंकि वीनस एक्टिव हो रहा है। 32, 33, 33 के केस में देखिए यहाँ पे A7 का पदा आता है, जब 33 रनिंग रहेगा तब भी हो सकती है। फिर 34 के केस में उपपदा लगना आता है, तो 34 के केस में भी शादी हो सकती है। तो 31, 32, 33, 34, ये 4 साल है। अब इसको भी नैरो डाउन करना है, तो कंफर्मेशन आपको इससे मिल जाएगा। आपको कैलकुलेटर पे हम देख लेते हैं। अब कैलकुलेटर पे हम उसमें इन चारों एजेस में जो भी एज प्रोमिनेंट निकल के आता है, ठीक है, उससे पता चल जाएगा। रुकिए, अब चारों एज निकल के आ रहे हैं, तो उसमें हमको नैरो डाउन तो करना ही पड़ेगा ना। 8 प्लस उसमें 8 नया 16, फिर इसमें +5 ऐड करते जाना।
एक तो एज निकल के आई 30, फिर यहाँ पे 35, तो 34 के आसपास हम कंसिडर कर सकते हैं। एक है 31 की रनिंग एज जो हमने डिस्कस किया था अभी, एक 31 जब रनिंग रहेगा तब, या फिर जब 35 या 34 जब रनिंग रहेगा तब। ये दोनों एज में, दोनों में से किसी एक एज में आपकी शादी हो सकती है। एक तो 31 की एज रनिंग रहेगा तब, या 34 या 35 जब रनिंग रहेगा तब। इन दोनों की में से किसी एक एज में शादी हो सकती है, क्योंकि आपके केस कुंडली में डिले के कॉम्बिनेशन तो है, और कंजंक्शन से ही पता चल रहा है कि थोड़ा इन जनरल लाइफ में चीजें थोड़ा डिले से मिलेगी, और मिलेगी तो बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी, लेकिन ठीक है, थोड़ा इनिशियली संघर्ष है, लेकिन वो जरूरत है आपके लिए। आप इतना कम एज में अगर स्ट्रगल फेस कर सकते हो तो आगे जाके उतना ही ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा आपको 32 के बाद। आप किसी के चार्ट में भी देख लीजिए, जिसके भी चार्ट में सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन है, उनकी लाइफ 32 या 32 के बाद ही अच्छी प्रोग्रेस की है। उससे पहले बहुत ज्यादा संघर्ष, स्ट्रगल फेस किया उन लोगों ने। बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, उधर उधर ये जॉब कर रहे हैं कहीं पे, फिर जॉब छोड़ रहे हैं, फिर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उधर, तो कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स फेस करते हैं। और एट लॉर्ड भी फर्स्ट हाउस में, तो इन जनरल थोड़े बहुत उतार चढ़ाव को दिखाता है ये कॉम्बिनेशन, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, उल्टा अच्छा है आपके लिए। लेट होती है तो तब तक आप क्या करो, अच्छे तरीके से आपके करियर की तरफ ध्यान दो, है ना। एक अपना जितना मेहनत हो सके उतनी मेहनत करो। 30 एटलीस्ट 28 की एज एक प्रोमिनेंट चांस हो मिल सकता है आपको 28 की एज में भी। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा बहुत आप अभी से आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दो, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम। उसके अलावा सबसे बेस्ट रेमेडी कोई और हो ही नहीं सकती। सैटर्न जुपिटर एक कर्माधिपति योग है। जितना आप कर्म करोगे, ज्यादा शॉर्टकट रेमेडीज आपके लिए काम नहीं करेगी। जितना ज्यादा आप फिजिकल एफर्ट्स लोगे, जितना आप अपने फिजिक के ऊपर काम करोगे, माइंड के ऊपर काम करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। चाहे जिम ज्वाइन करो, चाहे आप मून मार्स है तो इन जनरल जिम ज्वाइन करने से, ठीक है, या फिर जितना आप फिजिकली एक्सर्ट करो खुद को उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। उतना ज्यादा आपका माइंड, बॉडी, सोल तीनों लेवल पे आप अलाइन फील करोगे, है ना। तो कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, उल्टा अच्छा कॉम्बिनेशन है। इतने कम एज में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि खराब है वो। थोड़े उतार चढ़ाव जरूर मिलेंगे लाइफ में शुरुआत में, लेकिन अच्छा है आपके लिए आगे के लिए, ठीक है। उसके बाद आप जितना स्ट्रगल फेस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, और उतना जो भी सीखोगे उससे आपके लिए उतना ज्यादा इजी हो जाएगा कोई भी सिचुएशन को टैकल करना आगे जाके, ठीक है। कोई लोग बाद में जाके फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, आप तो अपना शुरुआत में ही फेस कर लो इतना ज्यादा, तो अच्छा है आपके लिए। तो सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ आपका अच्छा जाएगा, है ना। तो चलिए, आपका हो गया। अब है आखिरी चार्ट, जितेंद्र पाल सिंह जी का, है ना। इनको जानना है कि मैरिज कब होगी, ठीक है, इनका भी देख लेते हैं। तो ये जितेंद्र पाल जी की कुंडली है। इनका एज देखोगे तो ये ऑलरेडी 31 है, तो ये तो ऑब्वियस है, तो डिले की तरफ ही जाएगा मैरिज। तो डिले का रीजन भी मिल जाएगा चार्ट में अगर देखा जाए तो। कैसे मिलेगा देखिए, अब जुपिटर वैसे भी इनका रेट्रोग्रेड है, तो मैरिज का प्रॉमिस तो है ना। अब जुपिटर रेट्रोग्रेड है, वो सेवेंथ लॉर्ड भी है। अब आप ट्राइनल कनेक्शन देखते हो, सैटर्न के ट्राइन में वीनस है, जो मेल के केस में मैरिज का सिग्निफिकेटर है, स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, उसके ट्राइन में ही सैटर्न है। ये तो एक वन ऑफ द कॉम्बिनेशन हो गया। सेवेंथ लॉर्ड जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो उसके भी ट्राइन में सैटर्न आता है वैसे, और राहु के साथ है। एक एप्लिकेशन यहाँ पे गुरु चांडल, ठीक है, राहु केतु के एक्सिस में आ गया सेवेंथ लॉर्ड। एक यहाँ पे मिल रहा है। अब दूसरा कुछ मिलता है क्या यहाँ पे, और केतु का एस्पेक्ट है सेवेंथ हाउस पे, ठीक है। केतु का सेवेंथ हाउस पे एस्पेक्ट है नाइन्थ। ये भी है एक एक कॉम्बिनेशन। और दूसरी चीज देखिए, D9 में देखिए, सेवेंथ हाउस में मार्स बैठा है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। अच्छा किस चीज के लिए, ओवर पैशनेट बनाता है, ओवर प्रोटेक्टिव बनाता है, ठीक है। थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव ऐसे रहता है कि अपने स्पाउस को लेके ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से थोड़ी इनसिक्योरिटी भी दे सकता है एट टाइम्स, पॉजेसिवनेस दे सकता है। लेकिन फिजिकल रिलेशन या इन चीजों के लिए कभी कभी ना थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है इंसान, एक्स्ट्रा डिजायर दे सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। यहाँ पे टॉरस साइन है तो फूडी हो सकता है एट टाइम्स, नहीं तो हो सकता है डाइटिंग करे, क्योंकि मार्स क्या है, मार्स फायर है ना। ऐसा हो सकता है, जिम होलिक हो सकता है आफ्टर, मैंने सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में
खुद की तरफ ध्यान दे। और वीनस भी देख रहा है ना, वीनस स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। इन जनरल रिलेशनशिप में ओवर पैशनेट हो सकता है इंसान, पॉसेसिव हो सकता है अपने स्पाउस को लेके, ओवर प्रोटेक्टिव हो सकता है, कभी कभी थोड़ा इनसिक्योरिटी देता है यहाँ पे, है ना, पार्टनर को लेके। एक एक बॉडीगार्ड की फीलिंग कैसे देता है, जैसे एक प्रोटेक्टर है, जो कि अच्छी चीज है, खराब नहीं है। छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करता है, पार्टनर ने कैसे कपड़े पहने हैं, फिर पार्टनर कैसे दिखता है ना, तो थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहता है, जो कि खराब नहीं है, लेकिन एट टाइम्स कभी कभी ना थोड़ी चीजें इसकी वजह से थोड़े सेंसिटिव हो सकती है। मार्स इन जनरल चैलेंजेस दे सकता है सेवेंथ हाउस में। तो एक तो पहला एप्लीकेशन मिल गया, ऊपर से सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट है सेवेंथ हाउस पे, ये भी डिले का कॉम्बिनेशन है। मून सैटर्न का कंजंक्शन इन जनरल डिले देता है। D9 में अगर है तो डबल कंफर्मेशन है, मून सैटर्न का कंजंक्शन दिख जाए तो उल्टा लेट शादी करना ही बेहतर है, ठीक है ना। इन जनरल इमोशनल स्टेबिलिटी आने में टाइम लगाता है, और एक तो ओवर मैच्योर्ड हो सकता है, ओवर प्रैक्टिकल हो जाता है इंसान कभी कभी मैरिज को लेके, कभी कभी एक्स्ट्रा डिजायर क्रिएट होती है, तो कभी कभी कुछ भी नहीं, कभी कभी ओवर प्रैक्टिकल हो जाना, कभी कभी ओवर इमोशनल हो जाना। तो इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन कभी कभी ना तकलीफ दे सकते हैं। तो मार्स इन जनरल सेवेंथ हाउस में एक फिल्मी टाइप बिहेवियर दे सकता है, जैसे कबीर सिंह मूवी नहीं देखी आपने, तो उस टाइप का ओवर पैशनेट, ओवर पॉजिटिव नेचर दे सकता है एट टाइम्स लोगों को, है ना। तो इसकी वजह से इनके इनके चार्ट में डिले तो हो रहा है। अब देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या है। अब इनके भी केस में देखोगे तो सेवेंथ हाउस अभी भी एक्टिव है, 25 जून से, सॉरी 2025 जून से इनके भी केस में सेवेंथ हाउस ऑलरेडी एक्टिव है। तो वो तो एक्टिव तो है, तो एसेंडेंट से भी है, और मून साइन से अलग से अगले साल से जून से एक्टिव हो रहा है। तो हो सकता है इनकी शादी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है अभी शादी हो सकती है। अब वो कब होगी हम वो भी पिन पॉइंट कर लेते, किस एज में हो सकती है ज्यादा चांसेस, वो भी देख लेते हैं, रुकिए एक सेकंड। देखिए, अगर आप देखोगे भृगु चक्र पद्धति के अकॉर्डिंग 31 की एज में ये हाउस, यहाँ पे 31 एज कंप्लीट हुआ, तो 31 कंप्लीट हुआ तो 32 रनिंग है अभी। तो 32 रनिंग है, तो यहाँ पे पदा ऑफ 11th हाउस यानी विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, ऊपर से 7th हाउस से यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है उपपदा लगना को, तो ये भी दे सकता है। तो 32 की रनिंग की एज में मैरिज तो दिखा रहा है इनकी। अब इनका बर्थ में मंथ कौन सा है, मई, तो हो सकता है अगले साल मई से पहले पहले इनकी एंगेजमेंट हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। राहु ऊपर से सैटर्न के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, तो करियर में एक्सपांशन चाहता होगा इंसान, सैटर्न करियर का सिग्निफिकेटर है। तो सैटर्न और राहु भी डिजायर को दिखाता है, एक्सपांशन को दिखाता है ना, एम्पलीफिकेशन करवाता है हर चीज में। और ऊपर से सेवेंथ एस्पेक्ट से जुपिटर को भी देख रहा है, तो मैरिज, जो कि सेवेंथ लॉर्ड भी है जुपिटर, तो राहु का एस्पेक्ट भी है, राहु के ऊपर भी है और जुपिटर के ऊपर भी है। तो इन जनरल क्या था दिखा रहा है, सडन रिलेशनशिप मैरिज भी दे सकता है, ऊपर से करियर में एक्सपेंशन भी दे सकता है, या अपने अंदर डिजायर हो कि चाहे करियर में कुछ बड़ा करना है, ऐसी सोच आ रही होगी इनके अंदर। या फिर और दूसरी चीज अगर देखोगे आप, 32 के बाद फिर 33, 32 फिर सैटर्न एक्टिव होगा, फिर 32 के बाद 33 के बाद इनका, सॉरी 31, 32, 32 जब कंप्लीट हो जाएगी, जब 33 रनिंग रहेगा, तब भी इनका A7 पदा एक्टिव होगा, ठीक है। नाइन्थ हाउस भी जब एक्टिव होता है तब भी मैरिज देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे A7 पदा भी, तो 32 जब रनिंग रहेगा या 33 जब रनिंग रहेगा, तब इनको शादी दे सकता है। अब इसको कंफर्मेशन हम D9 में भी लगा के दे सकते हैं, जैसे 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 31 में अगर देखोगे आप, मून और सैटर्न, मून और सैटर्न एक्टिवेट हो रहे, तो मून इन जनरल एक्टिव हो गया, तो मून तो चंद्र कुंडली तो हम वैसे भी देखते हैं ना, तो जैसे एसेंडेंट लगन कुंडली देखते हैं फर्स्ट हाउस, तो मून एसेंडेंट यानी मून चंद्र कुंडली भी अगर एक्टिव हो गई तो भी शादी दे सकता है, क्योंकि मून से सेवेंथ हाउस एक्टिव हो रहा है यहाँ पे। तो मून से सेवेंथ हाउस भी हम कंसिडर करेंगे। तो 31 एक एज है, फिर 32, 33, तो 33 की एज में यहाँ पे भी 33 रनिंग निकल के आ रहा है, तो 33 यहाँ पे भी आ रहा है, तो 32 या 33 इसकी बीच में आपकी शादी प्रोमिनेंटली दिख रही है। अब इसको कैलकुलेटर के ऊपर भी देख लेते हैं हम। अगर कैलकुलेटर के ऊपर भी हम अगर कैलकुलेट करके देखते हैं वो रूल, तो वो आना तो चाहिए वैसे, ठीक है। देखिए सेवेंथ हाउस में आपका सेजिटेरियस साइन है, ठीक है, 9 प्लस उसमें 8 ऐड करना है, फिर उसके +5, +5,
ये रूल सिर्फ एक हमको एक क्लैरिटी यानी एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन का रूल है, ऐसा नहीं है कि एकदम एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन हमको एक अंदाजा मिल सकता है। ठीक है, देखिए 32 रनिंग एज निकल के आई, तो आसपास में यानी 32 या 33 के आसपास यहाँ पे निकल के आई, तो हमको एक अंदाजा मिल गया कि इस ड्यूरेशन में शादी हो सकती है। तो आप ऑलरेडी 31 हो, ऐसा नहीं कि 31 में शादी नहीं हो सकती। 31 में आपको ऑलरेडी योग शुरू है जो 25 जून 2025 से, और अगले साल तक मई तक जून तक योग है, यानी 2026 जून तक कंटिन्यूस योग है। उसके बाद भी योग है चंद्र कुंडली से। ठीक है, तो कंफर्मेशन तो वैसे भी मिल रहा है। इवन सेवेंथ लॉर्ड अगर देखोगे आप, जुपिटर है, तो जुपिटर आपका देखिए किस राशि में, D9 में, फोर्थ हाउस में है। ठीक है, एक्वेरियस साइन में, और राहु फिलहाल उसमें ही ट्रांजिट कर रहा है। या कोई भी मेजर प्लेनेट आपके D1 के सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट करता है ना D9 में, तो इवेंट देता ही देता है। अब उस केस में राहु दे रहा है तो सडन मैरिज दे सकता है आपको, और राहु इन जनरल को लॉर्ड है एक्वेरियस का, और आपके केस में नाइन्थ लॉर्ड भी हो गया वो। तो और नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ में है, तो इन जनरल ये मैरिज का मैरिज में डिले देता है यूजुअली। नाइन्थ लॉर्ड अगर नाइन्थ में है, तो क्योंकि सेवन से थर्ड आता है, तो सेवन से थर्ड हाउस अगर प्रोमिनेंट हो गया नाइन्थ हाउस बहुत ज्यादा, तो ये डिले दे सकता है मैरिज में। ठीक है, क्योंकि ये मैरिज का एफर्ट है, मैरिज का संघर्ष को दिखाता है। जैसे ये आपका संघर्ष है, एफर्ट्स है, तो ये मैरिज का एफर्ट है। तो मैरिज होने में थोड़े एफर्ट लगते हैं जब थर्ड हाउस में सैटर्न आता है ना, मेल के केस में या फीमेल के केस में। अपने ही राशि में आएगा तो और ज्यादा मजबूत हो गया, यहाँ पे और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया। तो उस केस में, और इन जनरल सैटर्न वीनस के ट्राइन में है, तो ये डिले का कॉम्बिनेशन है। इसलिए 32 या 33 के अराउंड भी मैरिज हो सकती है, नहीं तो 31 के एज में भी मैरिज हो सकती है, जो कि आप ऑलरेडी हो अभी, और अभी टाइम है 32 होने में। तो उस ड्यूरेशन में हो सकता है एंगेजमेंट, या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। दशा भी देखोगे तो दशा में भी देख लेते हैं। दशा में देखिए कौन सी दशा शुरू है आपको, सॉरी हाँ, तो दशा आपको राहु की महादशा है, तो ऑब्वियस है राहु की महादशा थोड़ी उथल फुथल तो लाती है, लेकिन ऐसा नहीं है हर किसी के लिए खराब जाती है। आपके केस में इन जनरलाइज वो थोड़ी बहुत उथल फुथल करती है। और राहु सेवेंथ हाउस में इन जनरल आपका फिफ्थ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ में, तो ये लव मैरिज का कॉम्बिनेशन देता है यूजुअली। राहु लिब्रा में सेवेंथ हाउस फिफ्थ में, लिब्रा में सेवेंथ लॉर्ड के साथ लव मैरिज का कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता जरूर है। और ऊपर से D9 में भी सेवेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, तो खुद पार्टनर चल के आना, खुद अप्रोच करना, ऐसी भी चीजें होती है। मार्स इन जनरल सेवेंथ हाउस में भी लव मैरिज का कॉम्बिनेशन देता है। ठीक है, मून यहाँ पे भी फिफ्थ हाउस में, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पे देखिए दशा भी राहु की चल रही है जो कि लिब्रा में है, तो इंसान की डिजायर तो रहती है वैसे लव मैरिज हो, है ना। मार्स भी देख रहा है, मार्स केतु के साथ है। मार्स केतु इन जनरल थोड़ी बहुत पॉजिटिव एनर्जी को कैरी तो करता है, क्योंकि कामत त्रिकोण में है यहाँ पे। और 11th हाउस में वैसे कौन सा भी प्लेनेट खराब नहीं माना जाता, लेकिन स्टिल थोड़ी बहुत चीजें ये करवा सकता है। और आपके भी केस में अभी 12th हाउस एक्टिवेट है, तो कोई भी अब्रॉड जाना है, अब्रॉड ट्रैवल करना है, ठीक है, लर्निंग के लिए जाना है, कोई चीजें ऐसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ ना कुछ ट्रैवल हो सकता है। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजें हो सकती है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, या खर्चा कैसे, फाइनेंस कैसे कंट्रोल करना है ना, बैलेंस करना है, मैनेज करना है, वो सोच सकते हो। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट दिख रहा है यहाँ पे, प्लानिंग दिख रहा है फाइनेंशियल, क्योंकि सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट है। जुपिटर भी अभी फिलहाल वहाँ पे इन्फ्लुएंस दे रहा है रेट्रोग्रेशन होने की वजह से, तो थोड़ा बहुत आपको बाकी चीजें भी अच्छी है। हम सिर्फ स्पेसिफिकली अभी मैरिज से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको अभी मैरिज का प्रॉमिस तो है, दिख रहा है मैरिज का प्रॉमिस तो वैसे भी है आपके चार्ट में, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड है और जुपिटर से नाइन्थ में आता है विनस। तो ये भी एक वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है, मैरिज का प्रॉमिस है तो मैरिज तो होगी, और डिले का कॉम्बिनेशन है इसलिए डिले में हो रही। तो 31 या 32 या 33 इन तीनों एजेस में पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और दशा भी देखिए राहु की महादशा चल रही है, तो राहु में अंतर देखिए किसका है। राहु में अंतर है आपको वीनस का ही अंतर है, और राहु में वीनस का अंतर यूजुअली मैरिज देता है। और ये कब तक है, 9 अप्रैल 2026। तो हो सकता है आपकी एज अभी मई तक है ना, मई बॉर्न हो आप, मई बॉर्न हो, तो मई बॉर्न हो तो ऑब्वियस है उससे पहले ही ये दशा, तब तक ही उसके अराउंड ही है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपकी शादी हो सकती है इस ड्यूरेशन में, शादी नहीं तो एंगेजमेंट तो हो ही सकती है। ऊपर से उसके बाद सन की दशा आएगी, अंतरदशा, उसमें भी शादी हो सकती है, क्योंकि 12th हाउस में प्लेनेट या 12th लॉर्ड या 12th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट भी शादी देता है। यूजुअली वो ज्यादा दे सकता है, उससे पहले चाहे
आपकी एंगेजमेंट हो रही हो, फिर सन की अंतरदशा जब आ रही हो तो सन की अंतरदशा में आपकी शादी हो सकती है। उसका रीजन है थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड भी और 12th हाउस में भी गया। थर्ड हाउस भी कामा त्रिकोण का कामा त्रिकोण को रिप्रेजेंट करता है, 12th हाउस बेड प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है और 12th हाउस कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और वीनस के ही साइन में है, और वीनस फर्स्ट हाउस में आके 7th हाउस को देख भी रहा है, तो सन के अंतरदशा में भी शादी पॉसिबल है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपकी शादी हो सकती है इस ड्यूरेशन में। 2027, 4 मार्च 2027 से पहले पहले आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप मैंने सारे चार्ट कवर कर लिए, बीसीपी का रूल भी कवर कर लिया, नए बाकी मेथड भी बता दिए, प्रॉमिस भी कवर कर लिया, सारी चीजें कवर कर ली। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में फिर से पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई होप मैंने डिटेल में आपके चार्ट कवर कर लिए। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में। और जिनके पुराने चार्ट है वो खुद भी ये रूल अप्लाई करके देखिए, फिर से उससे ज़्यादा और क्लैरिटी मिलेगी आपको, है ना। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, टिल देन, धन्यवाद, राम राम।